ये कहानी अकीरा नाम के एक एम्प्लॉय की है जो कि अपनी कंपनी के टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से उसकी लाइफ पूरी ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है। उसे लाइफ में मजा आना बंद हो गया है। हर एक दिन एक ही जैसा जाता है। लेकिन फिर एक दिन अकीरा की लाइफ में भर जाते हैं रंग, क्योंकि शहर में फैल चुका है एक ऐसा वायरस जो सभी को ज़ॉम्बी बना रहा है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि शहर के सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। बस एक ही इंसान बचा है जो अपनी जान के लिए भाग रहा है। शहर के सभी ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये तो बस एक मूवी है जो हमारा प्रोटैगनिस्ट अकीरा इसे देख रहा था। अकीरा फिल्म के हीरो की लाइफ को अपनी लाइफ से कंपेयर करता है और उसे उसकी लाइफ ज्यादा बेटर लग रही थी। अकीरा सोने का सोचता है क्योंकि कल उसे वर्क पर भी जाना है। लेकिन फिर वो देखता है कि सुबह के तो 4 बज चुके हैं। अकीरा काम पर नहीं जाना चाहता था। वो थकान की वजह से सो जाता है। लेकिन हमेशा से अकीरा की जिंदगी ऐसी नहीं थी। बात है 3 साल पहले की, जब अकीरा की बड़ी सी कंपनी में जॉब लगी थी। वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। अकीरा भी बहुत खुश था क्योंकि वो इसी जॉब के हमेशा सपने देखा करता था। जब उसका बॉस उसे उसकी टेबल दिखाकर जाता है, वहाँ उसकी टक्कर साओरी नाम की लड़की से हो जाती है। साओरी को देखकर अकीरा को पहली नजर का प्यार हो गया था। साओरी लड़की भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से बात करती थी। शाम को उसी कंपनी के कोवर्कर्स अकीरा को बार ले आते हैं उसके पहले दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। अकीरा को बहुत मजा आ रहा था। वहाँ उसे साओरी भी दिखाई देती है। अकीरा सोचता है कि वो बहुत मेहनत करेगा, साओरी को इम्प्रेस करेगा और एक दिन उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा। अब जैसे ही पार्टी खत्म होती है, अकीरा ये देख के चौंक जाता है कि सभी लोग अपने घर जाने की बजाय वापस कंपनी जा रहे हैं। इन सभी को इतना काम दिया गया था कि इन सभी को ओवर टाइम करना पड़ता है। जॉब के पहले दिन ही अकीरा को पूरी रात काम करना पड़ा था। यही नहीं, अकीरा को उस कंपनी में लगातार 2 दिन तक काम करना पड़ा। तीसरे दिन आधी रात जब वो घर जा पाता है, उस रात भी वो कुछ घंटे ही सो पाता है और सुबह हो जाती है। अकीरा अभी और सोना चाहता था। उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो उठ जाता है। अपने आप को मोटिवेट करता है। ये करियर उसने खुद चुना था। वो पूरी मेहनत से काम करेगा। एक नई एनर्जी के साथ वो वापस ऑफिस जाता है। अब हमें अकीरा के ऑफिस के बारे में थोड़ी और बातें पता चलती हैं। अकीरा के ऑफिस में एम्प्लॉइज को कई तरह की छुट्टियां दी जाती हैं, पर आज तक कभी भी किसी एम्प्लॉय को छुट्टियां लेते हुए देखा नहीं है। यहाँ पे कई बार वर्कर्स को फ्री में ओवर टाइम भी करना पड़ जाता है। इन लोगों को खाने पीने तक का टाइम नहीं मिलता। कुछ लोग तो ऑफिस में ही सो जाते हैं और कई बार तो ये पूरा दिन एनर्जी ड्रिंक पीकर ही बिता देते हैं। इनका मैनेजर भी बहुत खड़ूस है। बात बात पर सभी को डांट लगाता रहता है। ऐसे ही अकीरा इस कंपनी में 1 साल निकाल देता है। अब तो अकीरा को नहाने धोने तक का भी पता नहीं चलता। आज एक एम्प्लॉय ने काम छोड़ दिया था तो मैनेजर उसका काम भी अकीरा को ही दे देता है। हम अकीरा के मैनेजर को बड़बड़ाते हुए देखते हैं कि अकीरा किसी भी काम का नहीं है। उसे कोई काम ठीक से नहीं आता। अब अकीरा के मन में ऐसे ख्याल आने लगे थे कि एक मिसाइल आके गिर जाए और सब कुछ तबाह हो जाए। तभी साओरी अकीरा के लिए लंच लेकर आती है, क्योंकि आज भी वो लंच टाइम में काम ही कर रहा था। सच पूछो तो अकीरा अब तक इस कंपनी में साओरी की वजह से ही टिका हुआ है। लेकिन उसी दिन अकीरा को पता चलता है कि साओरी तो उनके बॉस की टाइम पास है। मतलब कि उनका बॉस साओरी को ऑफिस में बुलाकर उसका फायदा उठाता है। उस रात अकीरा अपने आप से सवाल करता है कि वो अब तक इस कंपनी में क्यों टिका हुआ है, क्योंकि अकीरा को दूसरी जॉब ढूंढने का टाइम ही नहीं मिलता। और फिर तब उसके साथ क्या होगा जब दूसरी कंपनी उसकी कंपनी से भी बुरी हुई तो। इस वक्त तक अकीरा अंदर से खोखला हो चुका था। उसके जिंदगी के सारे रंग उड़ चुके थे। अकीरा को कहीं मर जाने का दिल करता है। अकीरा की जिंदगी झंड हो चुकी थी। वो दिन भर कोल्ड ड्रिंक और कप नूडल्स ही खाता रहता है, क्योंकि बाहर का अच्छा खाने का कभी उसे टाइम ही नहीं मिलता। अब कहानी प्रेजेंट में थी। अकीरा वापस से तैयार होकर कंपनी के लिए जाने लगता है। जाते हुए वो अपने गेट पर देखता है कि उसे बिल्डिंग के ओनर को पार्किंग रेंट देना है। अकीरा पार्किंग रेंट देने के लिए मैनेजर के अपार्टमेंट जाता है, लेकिन वहाँ वो देखता है कि उसका मैनेजर एक लड़की को जंगलियों की तरह खा रहा था। उसका मैनेजर एक ज़ॉम्बी बन चुका था। शुरू में तो अकीरा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो उस पे हमला करने आता है, अकीरा वहाँ से भागने लगता है। बाहर बिल्डिंग में उसे और भी ज़ॉम्बीज देखने को मिलते हैं। अकीरा उन सब से बचते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है। एक जगह अकीरा गिर जाता है।
वो देखता है कि सभी लोग तो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। वो भागते हुए सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे काम के लिए देरी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो टॉप पर आता है वो देखता है कि पूरे शहर में तो हाहाकार मच चुका है। ये ज़ॉम्बी वायरस पूरे शहर में फैल चुका है। शहर के सभी लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे, यानी कि इसका मतलब था कि अब अकीरा को काम पर नहीं जाना पड़ेगा। ये सोचते ही अकीरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसकी जिंदगी में वापस से रंग भर जाते हैं। अकीरा बिल्डिंग के टॉप से ही कूद जाता है और पेड़ों की डालियों से लग लगाते हुए कुछ ज़ॉम्बीज पर लैंड होता है। उसकी जिंदगी में एक्साइटमेंट वापस से लौट आई थी। सभी ज़ॉम्बीज से बचते हुए वो दुनिया के सभी रंगों को देख पा रहा था। वो आजाद महसूस कर रहा था, खुश महसूस कर रहा था। एक सेफ जगह पे जाकर आज अकीरा पहली बार खुल के सांस लेता है। अब अकीरा लेटकर ये सोचने लगता है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। उसे लाइफ में बहुत कुछ एक्साइटिंग करना था पर कभी उसे टाइम ही नहीं मिला। अब तभी अचानक उसे सावरी की याद आती है। वो भले ही बॉस की मिस्ट्रेस थी पर उसने तो उससे सच्चा प्यार किया है। अकीरा डिसाइड करता है कि आज वो उसके घर जाकर उसे अपने दिल की बात बताएगा। अकीरा एक साइकिल पे शहर के ज़ॉम्बी से बचते हुए सावरी के घर पहुंचता है। जब उसकी मंजिल और उसके बीच एक दरवाजे तक का फैसला था तब अकीरा का पूरा शरीर शर्म से कांपना शुरू कर देता है। वो वहाँ बैठे ओवरथिंक करने लगता है कि कहीं सावरी उसे चीपू तो नहीं समझेगी। हिम्मत जुटा के वो उसके घर की डोरबेल बजाता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। अकीरा देखता है कि घर का दरवाजा तो खुला हुआ है। वो सावरी के घर में किसी मर्द के जूते भी देखता है। अकीरा सावरी के घर में अपने बॉस को देखता है जो जरूर यहाँ सावरी के साथ रात बिताने आया होगा। अकीरा 3 साल की अपनी सारी भड़ास अपने बॉस पर निकालता है और माफी मांगते हुए बोलता है कि वो उसकी कंपनी से रिजाइन कर रहा है, जिसके बाद वो अपने भारी भरकम बॉस को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। मैं आपको बता दूं कि अकीरा पहले रग्बी स्पोर्ट खेला करता था, इसीलिए अकीरा बहुत एथलेटिक भी है। अकीरा को साइड में सावरी दिखाई देती है, लेकिन वो भी अब तक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अकीरा वहाँ हैरान रह जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। फिर भी अकीरा जिस काम के लिए यहाँ आया था वो अपने दिल की फीलिंग्स को सावरी के सामने रख देता है। वो उसे बताता है कि उसको पहली बार देखकर ही उसे पहला प्यार हो गया था। सावरी अकीरा को खाने उसकी तरफ बढ़ती है और अकीरा भी उसे अलविदा कहकर वहाँ से भाग जाता है। हम अकीरा को एक सुपरमार्केट के बाहर बैठा हुआ देखते हैं। वो ये सोचे सोचे खुश हो रहा था कि अब उसे काम पर नहीं जाना होगा। ये सब कुछ अकीरा के लिए एक सपने जैसा है। अकीरा बोलता है कि कोई भी नहीं जानता कि उनकी मौत कब होने वाली है, फिर भी लोगों के पास टाइम नहीं है वो सब करने का जो वो लोग लाइफ में करना चाहते हैं। अकीरा सुपरमार्केट में से एक नोटबुक और एक पेन उठाता है और 100 चीजों की बकेट लिस्ट बनाता है जो सब वो मरने से पहले करना चाहता है। एक दिन अकीरा को 100 डिग्री बुखार था। उस दिन भी उसका मैनेजर उससे बहुत काम करवाता है और डेडलाइन से पहले उसे पूरा काम खत्म करने को कहता है। इसके साथ ही वो अकीरा को बहुत ही निकम्मा और कामचोर भी कह रहा था। वो बोलता है कि तुम काम करते करते मर नहीं जाओगे, जिसके बाद अकीरा डर से उठ जाता है। उसे रियलाइज होता है कि ये सब तो बस एक सपना था और अब तो उसे काम पे जाना ही नहीं है। अकीरा बालकनी में आकर पूरे शहर को गुड मॉर्निंग कहता है और फिर घर की सफाई करके वो कचरा ज़ॉम्बीज पर फेंक देता है। 3 साल में पहली बार कमरा साफ करने के बाद अकीरा के कमरे की खूबसूरती आज निकल के बाहर आ रही थी और अब अकीरा फ्रिज में से बियर निकाल कर उसे पीने लगता है। आज उसके दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हो रही है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो जन्नत पहुंच चुका है। न्यूज में हम देखते हैं कि पूरा शहर तबाह होता जा रहा है। शहर के सभी लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। जहां से ये लाइव न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रही थी वहां भी ज़ॉम्बीज घुसने की कोशिश कर रहे थे। पूरे शहर में इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन ठप पड़ चुका है। सरकार की तरफ से भी अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। अकीरा भी सोचने लगता है कि बाहर के हालात बहुत खराब है। क्या इस पेंडेमिक में इंसान बच भी पाएंगे? पर अकीरा को इससे क्या, उसे तो बस अपने कमरे में रहना है और दिन रात बियर पीनी है। और तभी वो देखता है कि वो तो अपनी आखिरी बियर भी पी चुका है और अब उसके फ्रिज में एक भी बियर नहीं बची है। अकीरा बाहर झांक कर देखता है, पूरे शहर में ज़ॉम्बीज फैले हुए थे, लेकिन अगर उसे बियर पीनी है तो लेने तो उसे ही जाना होगा। अकीरा की ही बिल्डिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो अभी तक ज़ॉम्बीज से बचे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कोई उनकी मदद के लिए भी नहीं आ रहा। और तभी वो अकीरा को देखते हैं जो पाइप से लटक कर नीचे जा रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। अकीरा उन्हें बताता है कि वो उनका पड़ोसी है और क्योंकि सीढ़ियों के रास्ते में ज़ॉम्बीज भरे हुए हैं इसीलिए वो ऐसे पाइप पे लटका हुआ है। वो आदमी अकीरा को जल्दी
जल्दी से अंदर आने को कहता है, पर अकीरा उन्हें बताता है कि वो तो नीचे जा रहा है, उसे मार्केट से कुछ सामान जो लेकर आना था। वो उनसे भी उनके लिए सामान लाने के लिए पूछता है, जिस पर कोसाका की वाइफ उससे कुछ टॉयलेट पेपर लाने को कहती है। जिसके बाद अकीरा अपनी साइकिल पर बैठकर निकल पड़ता है। वो देखता है कि आज तो शहर में ज़ॉम्बीज़ की तादाद और भी बढ़ गई है, लेकिन अकीरा के हिसाब से तो बियर के बिना जिंदगी बिताने से तो अच्छा ज़ॉम्बीज़ ही उसे खा ले। कुछ ही देर में अकीरा एक सुपरमार्केट पहुंच जाता है। वहां हम एक और साइकिल को देखते हैं जिस पर कैमरा लगा हुआ था। अकीरा बियर बियर चिल्लाते हुए अंदर घुस जाता है और अचानक ही चुप हो जाता है, क्योंकि अंदर एक खूबसूरत लड़की थी। वो भी एक सर्वाइवर है जो उसी की तरह जरूरी सामान लेने आई थी। अकीरा उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे भाव ही नहीं देती और अपना सामान उठाने के बाद वहाँ से जाने लगती है। अकीरा उसे रोक कर कहता है कि हमें एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लेने चाहिए। अब वो लड़की अकीरा से बोलती है कि वो उस जैसे के साथ टीम अप नहीं कर सकती जो सिर्फ बियर पीने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालता है। उसी वक्त अकीरा देखता है कि कुछ ज़ॉम्बीज़ उस लड़की की तरफ बढ़ रहे हैं। उस लड़की को बचाने के लिए अकीरा खुद ज़ॉम्बीज़ के सामने आ जाता है और तभी वो लड़की अकीरा के कॉलर को पकड़कर उसे पीछे फेंक देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टोर में ट्रक घुस आता है और सारे ज़ॉम्बीज़ उसके नीचे कुचले जाते हैं। ट्रक इस स्टोर की तरफ आ रहा है, ये सब उस लड़की ने अपने कैमरे में ही देख लिया था। अब वो लड़की यहाँ से चली जाती है। अकीरा बाहर आकर देखता है कि उसकी साइकिल तो ट्रक की वजह से कुचली जा चुकी है। इस ट्रक का ड्राइवर भी ज़ॉम्बी बन चुका था, इसीलिए ये ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होके स्टोर में घुस आता है। अकीरा सोचता है कि वो कितनी खूबसूरत लड़की थी, क्या वो दोनों फिर कभी मिल पाएंगे। अब तभी वहाँ ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। अकीरा भागना शुरू करता है। रास्ते में उसे एक स्कूटी दिखाई देती है जिसमें चाबी लगी हुई थी। अकीरा स्कूटी भगाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगता है। अकीरा सोचता है कि स्कूटी उसकी बाइक से बहुत ही ज्यादा तेज है। ये पैंडेमिक अचानक से शहर में शुरू हुआ था और इसी वजह से रोडों पे बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें चाबी लगी हुई है। अब तभी अकीरा को एक क्रूशर बाइक दिखती है। उसकी तो आंखें चमकने लगती है। अब वो बाइक को भगाते हुए अपने घर की ओर जाने लगता है, पर वो बाइक को पूरी तरह कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। किसी तरह अकीरा अपने घर सलामत पहुंच जाता है। वो पाइप के ही जरिए ऊपर जाने लगता है और अपने पड़ोसी कोसाका फैमिली को आवाज देता है, पर तभी वो देखता है कि उनके घर में तो बहुत तोड़फोड़ और खून फैला हुआ है। यकीनन वो लोग भी ज़ॉम्बीज़ के हत्थे चढ़ गए होंगे। रात में बियर पीते हुए अकीरा वापस से वही सब चीजें सोचने लगता है कि इंसान की जिंदगी का कोई पता नहीं, फिर भी हम अपनी पसंद की चीजें नहीं करते और ना ही जिंदगी हमें ये सब करने का समय देती है। अकीरा उस नोटबुक को वापस से बाहर निकालता है और उन चीजों की लिस्ट बनाता है जो वो हमेशा से करना चाहता था। वो हर बार समय ना होने की वजह से इन चीजों को टाल दिया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भले ही ये सब करने में उसे ज़ॉम्बीज़ ही क्यों ना खा ले। करीब 30 चीजें लिखने के बाद अकीरा को अपने पेरेंट्स की याद आती है और वो उस नोटबुक में अगली चीज यही लिखता है कि उसे अपने गाँव वापस जाना है और लिस्ट में वो अगली चीज लिखता है कि उसे अपने सपनों की रानी से मिलना है। जिसके बाद अकीरा नोटबुक को बंद करके सो जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम उसी लड़की को देखते हैं जो बिल्कुल 6 बजते ही उठ जाती है और उसके बाद ट्रेडमिल पे रनिंग करने लगती है। उसका पूरा ध्यान इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट और शहर में क्या हो रहा है इस पर भी था। 1 घंटा रनिंग करने के बाद वो अपने विटामिन की गोली लेती है और उसके बाद हेल्प के लिए किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इतना तो हम समझ गए थे कि शहर में इंटरनेट वापस आ गया है। अब इसके बाद वो भी अकीरा की तरह एक लिस्ट बनाती है। लिस्ट में वो लिखती है कि जितना हो सके खाना और पानी सिक्योर करके रखना है, अपने आप को फिट रखने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी है और शुगर जितना हो सके उतना कम खाना है। वो ये सब इसीलिए करती है ताकि वो इस पैंडेमिक में सरवाइव कर सके। वो बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ मूवी भी देखती है जिससे उसे 2 तरह के ज़ॉम्बीज़ के बारे में पता चलता है। पहले धीरे चलने वाले ज़ॉम्बीज़ और दूसरे तेज चलने वाले ज़ॉम्बीज़, और उनके शहर में तो दोनों तरह के ज़ॉम्बीज़ मौजूद हैं। लेकिन वो ये भी पता करना चाहती थी कि इनकी पहचान की कैसे जाए। आखिर तेज चलने वाले ज़ॉम्बीज़ और धीरे चलने वाले ज़ॉम्बीज़ में फर्क क्या है। हम
देखते हैं कि इस लड़की ने हर एक चीज पहले से ही प्लान की हुई थी। वो अपने बाइसिकल में कैमरा लगा के उस स्टोर की तरफ जाती है जहाँ बहुत कम रिस्क है। पेंडेमिक और ज्यादा फैलने से पहले वो बाहर भी जरूरी सामान को इकट्ठा करने के लिए आई थी। अब जाके हमें पता चलता है कि अभी तो ये कहानी इस लड़की के दिन की शुरुआत के पर्सपेक्टिव से चल रही है, जिसका नाम शिजुका है। शिजुका स्टोर के अंदर से जरूरत का सामान इकट्ठा करने लगती है और तभी उसकी नजर पेस्ट्री पर पड़ती है जो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद था। पर क्योंकि उसे शुगर बिल्कुल नहीं खाना है, इसीलिए वो अपने आप को रोक लेती है। वो अकीरा को भी अंदर आते हुए अपने फोन से पहले ही देख लेती है, इसीलिए शिजुका अकीरा को यहाँ देख के कुछ रिएक्ट नहीं करती। जब अकीरा उससे बात करने की कोशिश कर रहा था तब शिजुका का ध्यान अपने फोन में था, क्योंकि अकीरा का पीछा करते हुए कई ज़ॉम्बीज़ यहाँ आ रहे थे। शिजुका यहाँ से निकलने का डिसाइड कर लेती है। शिजुका ये भी सोचती है कि अकीरा कितना ज्यादा बेवकूफ है, क्योंकि वो बहुत ही चिल घूम रहा था। उसे इस बात पर डाउट होने लगता है कि अभी तक अकीरा जिंदा कैसे है। हमें पता चलता है कि शिजुका ने अकीरा की किसी बात को नहीं सुना था। जब अकीरा उसे रोककर उससे उसका नंबर मांग रहा था तब शिजुका ट्रक के हॉर्न को सुन के रुक गई थी। वो अपने डिवाइस से एक ट्रक को उनकी तरफ ही आता हुआ दिखती है। इस वक्त बाहर जाना भी खतरनाक था, क्योंकि शोर से उस पे ज़ॉम्बीज़ का हमला हो सकता है। वो ज़ॉम्बीज़ को जानबूझ के अंदर आने देती है और अकीरा को बातें भी सुनाती है। जब अकीरा उसे बचाने के लिए उसके सामने आने लगता है तब शिजुका घबरा जाती है और उसे पीछे फेंक देती है, क्योंकि वो ट्रक के सीधा निशाने पे आ रहा था। ये सब करने का आइडिया भी शिजुका को मूवी देखकर ही आया था। अब इसके बाद शिजुका वापस से अपने घर आ जाती है। खाना पीना डाटा उसने इकट्ठा कर लिया था। अपनी ही रिकॉर्डिंग को देख के वो ज़ॉम्बीज़ की कमजोरियां ढूंढने की कोशिश करती है। अकीरा को वीडियो में देखकर उसे अकीरा की याद आ जाती है कि ऐसे हालतों में भी एक बियर किसी को इतनी खुशी कैसे दे सकती है। अब वो भी ये सोचने लगती है कि उसे वो केक ले लेना चाहिए था। अब अचानक से सीन एक क्लब पर जाता है जहाँ एक छोटी सी बच्ची रो रही थी। उसके पेरेंट्स ज़ॉम्बीज़ के शिकार हो गए हैं। वो बहुत ही उदास और घबराई हुई थी। इस क्लब का मैनेजर शो उसे शांत कराता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद शो और उसके साथी हथियार लेकर बाहर आते हैं और ज़ॉम्बीज़ को क्लब के अंदर घुसने से रोकने लगते हैं। हम अकीरा को भी इसी एरिया में देखते हैं। वो अपने दोस्त कैंचो से मिलने यहाँ आया था। इससे कुछ घंटे पहले अकीरा घर में मार्कर से अपनी दाढ़ी बना रहा था। अब क्योंकि उसे जॉब पर नहीं जाना पड़ेगा, इसीलिए अकीरा अपनी पसंद की दाढ़ी रखने का सोचता है। पर उसके चेहरे पर दाढ़ी अच्छी ही नहीं लग रही थी और बढ़िया दाढ़ी उगाने वाली लाइन को वो अपनी लिस्ट से कट कर देता है। अकीरा सोच ही रहा था कि आज उसे क्या करना चाहिए, तभी उसके फोन पे बहुत सारी नोटिफिकेशन आने लगती है। अकीरा देखता है कि उससे कई लोगों के मैसेज हुए हैं, यानी कि शहर में इंटरनेट और कम्युनिकेशन वापस लौट आया है। वो अपनी जॉब में इतना ज्यादा बिजी रहने लगा था कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। आज उसे ये सब सोच के बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है कि उसके इतना ज्यादा ओवर टाइम करने के बाद उसे क्या ही मिल गया। पता नहीं उसके दोस्त इस पैंडेमिक में जिंदा बच पाए होंगे भी या नहीं। तभी अकीरा को अपने एक दोस्त कैंचो की याद आती है और उसे यकीन था कि उसके जैसा लड़का तो अभी नहीं मरा होगा। वो जरूर किसी होटल में किसी लड़की के साथ मजे कर रहा होगा। अब दूसरी तरफ हम कैंचो को देखते हैं जो सच में एक होटल में फंस गया था। वो यहाँ लगभग 3 दिन से पानी पर ही टिका हुआ है, क्योंकि बाहर लॉबी में ज़ॉम्बीज़ भरे हुए हैं। और उससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम थी कि उसके कमरे में भी एक ज़ॉम्बी है। वो तो कैंचो की किस्मत अच्छी थी कि वो ऐसे रूम में था और लड़की के ज़ॉम्बी बनने से पहले ही उसने उसे बांध दिया था। भूख के मारे कैंचो की हालत खराब होती जा रही थी। उसे अपने आखिरी पलों में अकीरा की याद आने लगती है। वो खुद भी नहीं जानता था कि उसे अकीरा क्यों दिखाई दे रहा है। अकीरा उसका वो दोस्त था जो उसके ऊट पटांग जोक्स पर भी जोर जोर से हंसा करता था। तभी कैंचो को अकीरा का ही कॉल आ जाता है। अकीरा, इन दोनों को मिले 1 साल हो चुके थे। कैंचो हैरान था कि इस पेंडेमिक में भी अकीरा इतना खुश कैसे हो सकता है। अकीरा कैंचो से उसका एड्रेस बताने को कहता है। वो उसे लेने आ रहा था। कैंचो कहता है कि ये नामुमकिन है,
यहाँ चारों ओर ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं। अकीरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो केंचो को लेने निकल पड़ता है। अकीरा और केंचो कॉलेज बडीज थे और उन्होंने 4 साल एक साथ रग्बी भी खेला था। केंचो कॉलेज में बहुत ही पॉपुलर, फनी और अकीरा का बहुत अच्छा दोस्त था। उनकी आखिरी बार मुलाकात एक बार में 1 साल पहले हुई थी। अकीरा की हालत तो उसकी जॉब की वजह से बिल्कुल ही बेकार थी, लेकिन केंचो उसकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से उसे रियल एस्टेट में काम मिल गया था। वो लाइफ में काफी तरक्की कर रहा था। बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना था, यहाँ तक कि वो एक मॉडल को भी डेट कर रहा था। अकीरा की जैसी हालत थी, वो किसी की भी तरक्की सुनने के मूड में नहीं था। केंचो उसे एडवाइस देता है कि उसे अपनी बेकार जॉब को छोड़ देना चाहिए। कोई बेवकूफ ही ऐसी टॉक्सिक कंपनी में काम करता रहेगा। अकीरा इरिटेट हो जाता है और केंचो पर ही भड़क जाता है। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। हम उसी क्लब के लीडर को देखते हैं जो कि अब अकेला बचा है और सभी ज़ॉम्बीज ने उसे घेर लिया है। उसे समझ आ गया था कि यही उसका अंत होने वाला है। ज़ॉम्बीज उसकी तरफ उसे मारने बढ़ रहे थे। तभी अचानक पास में कहीं शोर होने लगता है। हम देखते हैं कि कार के हॉर्न को किसी ने रग्बी बॉल से बांध दिया है। हम देखते हैं कि सभी ज़ॉम्बीज उसी शोर की तरफ जा रहे थे। यहाँ तक कि केंचो जिस होटल में है वहाँ के ज़ॉम्बीज भी उसी शोर की तरफ जा रहे थे। ये बड़ा कांड अकीरा ने किया था। कार को सभी ज़ॉम्बीज के द्वारा घेरे जाने की वजह से कार ब्लास्ट कर जाती है। केंचो भी रूम से बाहर निकल जाता है। अचानक उसे आवाज सुनाई देती है। उसे लगा कि ज़ॉम्बीज वापस आ गए हैं। वो बहुत ही घबरा रहा था और तभी अकीरा उसे पीछे से धप्पा कर देता है। केंचो को यकीन नहीं होता कि अकीरा उसे बचाने सच में आ गया था। अब अकीरा वहाँ रोना शुरू कर देता है और कहता है कि वो सही था। उसे केंचो की बात मान के उस जॉब को छोड़ देना चाहिए था। वो उससे माफी मांगता है कि उसकी एडवाइस को मानने की बजाय वो उससे ही जलने लगा था। अब केंचो भी अकीरा को कुछ बताने वाला था, लेकिन अकीरा के वहाँ चिल्लाने की वजह से ज़ॉम्बीज वापस आ गए थे। दोनों ज़ॉम्बीज से बचते हुए होटल की छत पर आ जाते हैं और उसके दरवाजे को वेट से ब्लॉक कर देते हैं, पर ये भी ज़ॉम्बीज को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। केंचो तो पैनिक करने लगता है। वो बोलता है कि हम नहीं बच पाएंगे। अकीरा केंचो से कहता है कि बचने का बस एक ही रास्ता है, हमें सामने वाली बिल्डिंग पर छलांग लगानी होगी। केंचो कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो बिल्डिंग वाकई में बहुत ही ज्यादा दूर थी। अकीरा कहता है कि ये तो कूदने के बाद ही पता चलेगा, जिसके बाद अकीरा तेजी से भागकर दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगा देता है। अकीरा को थोड़ी चोट आई थी, लेकिन वो सलामत दूसरी तरफ पहुंच गया था। अब अकीरा केंचो को भी छलांग लगाने को कहता है, लेकिन केंचो को तो डर लग रहा था। वो अकीरा से माफी मांगता है कि वो उसे यहाँ बचाने आया, लेकिन वो ये नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ मरने से पहले वो अकीरा को एक सच बताना चाहता था। असल में केंचो को भी अपनी ये जॉब पसंद नहीं थी। ये सच था कि उसे यहाँ बहुत पैसा, शोहरत और मजे मिलते हैं, लेकिन उसे रोज चेहरे पे स्माइल रखे लोगों से झूठ बोलना पड़ता था। उसे प्रॉफिट के लिए लोगों को गलत कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाने पड़ते थे। मॉडल्स को डेट करना, बड़े बड़े लोगों से मिलना, इन सब से उसे कभी खुशी नहीं मिली थी। वो हमेशा खुश रहने का नाटक किया करता था। इसके लिए वो अकीरा से माफी मांगता है। केंचो असल में एक ऐसी जॉब करना चाहता था जिसमें वो अपने क्लाइंट्स को हंसा सके। असल में केंचो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था। अकीरा मुस्कुराता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो अपनी जॉब छोड़ दो और वो करो जो तुम बनना चाहते हो। अकीरा बोलता है कि दोस्त की सलाह को मान लेना चाहिए केंचो। अकीरा की बातें सुनने के बाद केंचो भी जोश में आ जाता है। अब तक ज़ॉम्बीज भी दरवाजा तोड़ के टेरेस पे घुस आए थे। केंचो छलांग लगाने के लिए भागता है और उसी के पीछे ज़ॉम्बीज भी भाग रहे थे। केंचो पूरी ताकत से छलांग लगाता है और बीच में ही अपने पूरे कपड़े उतार देता है। केंचो की इस बचकानी हरकत को देखकर अकीरा पेट पकड़कर हंसने लगा था, लेकिन मालिक एक प्रॉब्लम हो गई थी। केंचो दूसरी तरफ तक पहुंच ही नहीं पाता और उस बिल्डिंग से ही लटक जाता है। केंचो के हाथ फिसलने लगे थे। वो सोचने लगता है कि क्या उसकी मौत सच में ऐसी होने वाली है? क्या वो सिर से पैर तक नंगा मरने वाला है? जैसे ही केंचो का हाथ छूटता है, अकीरा उसके हाथ को पकड़ लेता है और केंचो को वापस ऊपर खींच लेता है। लेकिन इसमें बेचारे केंचो के अखरोट घिस गए थे। ये लोग इसी बिल्डिंग की छत पर डेरा डाल लेते हैं और बियर पीते हुए पार्टी करने लगते हैं। अकीरा भी
वहाँ केंचो की तरह नंगा हो गया था। उन दोनों ने तो जैसे छत पर ही अपना नया घर बना लिया था। अगले दिन हम अकीरा को ज़ॉम्बी गेम खेलते हुए देखते हैं और केंचो वहाँ खाना बना रहा था। घर पर कैंपिंग करना भी अकीरा के लिस्ट में था। अब अकीरा केंचो का बनाया खाना खाने बैठता है और उसे वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। अकीरा केंचो से कहता है कि वो सब कुछ कर लेता है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। इस पर केंचो कहता है कि खाना बनाना तो सभी को आना ही चाहिए। वो अकीरा से बोलता है कि शायद इसी वजह से वो अभी तक सिंगल है। इस पर अकीरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो आज ही लड़की पटाएगा, लेकिन अगर झांक के नीचे देखा तो उन्हें एक जिंदा इंसान भी मुश्किल से मिलेगा। तो अकीरा अपने लिए लड़की कहां से ढूंढेगा। इसके बाद केंचो अकीरा की बकेट लिस्ट पढ़ना शुरू कर देता है। उसमें अकीरा ने ये भी लिखा हुआ था कि उसे एक एयर होस्टेस के साथ डिनर करना है। ये तो केंचो को बिल्कुल ही नामुमकिन लगता है और अभी तक अकीरा ने इसमें बस 33 तक ही लिस्ट बनाई हुई थी। अब केंचो भी अकीरा की लिस्ट में अपना सपना लिखने लगता है कि उसे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है और अकीरा उसे रोकने लगता है कि ये उसकी लिस्ट है। केंचो कहता है कि हम ये लिस्ट साथ में पूरी कर सकते हैं। वैसे भी अगर अकीरा उसे बचाने नहीं आता तो वो तो लव होटल में ही मर चुका होता। अकीरा बताता है कि उसे एक बड़ा सा टीवी चाहिए जिसमें वो गेम खेल सके। जिसके बाद दोनों ही बाइक पर बैठकर टीवी लेने निकल पड़ते हैं। रास्ते में अकीरा केंचो से पूछता है कि वो एक कॉमेडियन ही क्यों बनना चाहता है। केंचो को बचपन से ही कॉमेडी शोज देखना बहुत पसंद था। ये उसके बचपन का सपना था कि वो एक कॉमेडियन बनना चाहता था। अब अकीरा अपने सपने के बारे में सोचने लगता है कि क्या उस कंपनी में काम करना यही उसका सपना था। आगे का रास्ता बंद होने की वजह से उन दोनों को रुकना पड़ता है। उस शोरूम का रास्ता भी बंद हो गया था जहां से अकीरा को टीवी उठाना था। इतने में ही उन दोनों के पीछे से पेट्रोल से भरा ट्रक आने लगता है जिसका ड्राइवर एक ज़ॉम्बी बन गया था। अगर ये दोनों जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो दोनों ही जान से जाएंगी। आगे का रास्ता ब्लॉक था। अकीरा को सबवे में जाने का रास्ता दिखाई देता है। अचानक उसे शिजुका की याद आती है और वो बाइक को ट्रक की ही तरफ दौड़ाने लगता है। ट्रक और अकीरा दोनों ही एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। आखिरी सेकंड में अकीरा बाइक को एक कार के ऊपर से कुदा देता है। वो ट्रक सीधा उनके पीछे ही फटा था और दोनों ही उस धमाके से बाल बाल बचे थे। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। वो सबवे भी बहुत सारे ज़ॉम्बी से भरा हुआ था। राइट में ही उन्हें मॉल के अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है, जिसके बाद ये दोनों शटर खोलकर उसके अंदर घुस जाते हैं। वो देखते हैं कि मॉल के अंदर पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। यहाँ 3 लड़कियाँ और एक आदमी मौजूद था। वो लड़कियाँ उनसे पूछती हैं कि तुम इन्फेक्टेड तो नहीं हो। ये चारों बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि मॉल के चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ फैले हुए हैं। पर क्योंकि ये लोग एक स्टोर के अंदर थे तो यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली है। अपने आप को शांत करने के लिए एक लड़की शराब पीने लगती है और बाकी सब भी अपने लिए कुछ खाने के लिए ले आए थे। जब ये लोग एक साथ बैठकर खा रहे थे तब दोनों को रियलाइज होता है कि ये भी तो उनकी लिस्ट में था, लड़कियों के साथ बैठकर डिनर करना। अब लड़कियों से इंटरेक्ट करने के लिए केंचो उनसे बात करने की कोशिश करता है। वो उन्हें अकीरा और उसकी कॉलेज लाइफ के बारे में बताने लगता है। अब बातों के बीच उन्हें पता चलता है कि ये तीनों लड़कियां तो एयर हॉस्टेज हैं, यानी कि उनका एक और सपना पूरा हो रहा था। इन लड़कियों के नाम थे रिका, माकी और युकारी। अब अकीरा इनमें से एक लड़की को पटाना चाहता था क्योंकि इसके बाद क्या पता कि उसे कोई जिंदा लड़की से मिलने का मौका मिले भी या ना मिले। पर अकीरा यहाँ पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है कि उसे बात की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। स्कूल टाइम में वो स्पोर्ट्स में बिजी था और उसके बाद जॉब में बिजी हो गया। अकीरा किसी तरह हिम्मत करके युकारी के बगल में बैठ जाता है और उससे सीधा यही पूछ लेता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। ऐसे टाइम पर ऐसा सवाल सुनकर युकारी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अकीरा की सांसें फूलने लगती है। उससे खुद पे शर्म आ रही थी। वो केंचो से मदद मांगने की कोशिश करता है लेकिन केंचो तो अपना अलग सेट हो गया था और वहाँ केंचो ने माकी को इम्प्रेस भी कर लिया था। ये देखकर अकीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचने लगता है कि काश वो भी केंचो की तरह हैंडसम होता, लेकिन अकीरा भी हार नहीं मान रहा था। आज उसे किसी न किसी को पटाना ही था। सभी को वहाँ इम्प्रेस करने के लिए अकीरा शराब की एक पूरी बोतल गटकने लगता है। केंचो भी अपने कपड़े उतार कर वहाँ डांस करने लगता है, लेकिन पूरी बोतल गटकने से अकीरा की हालत खराब हो जाती है और वो बाथरूम में जाकर वहाँ उल्टियाँ करने लगता है। अकीरा फेल हो गया था पर वो अपने दोस्त के लिए खुश था कि कम से कम उसे तो लड़की मिल गई। तभी युकारी वहाँ आकर अकीरा की पीठ सहलाने लगती है।
है। उसे यहाँ देखकर अकीरा की उम्मीदें वापस से जाग जाती हैं। इधर केंचो भी माकी को किसी कमरे में लेके जा रहा था। वहाँ बस रिका और वो आदमी ही अकेला बचा था। हम देखते हैं कि ये आदमी तो एक ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड है और अब उस इन्फेक्शन का उस पे असर होने लगा था। वो आदमी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। रिका कुछ समझ पाती वो आदमी उसे काट लेता है। ये चीख केंचो को भी सुनाई देती है, लेकिन माकी को तो अभी अनदर राउंड चाहिए था। इधर युकारी अकीरा को बताती है कि उसे उसकी चिंता हो रही थी, इसीलिए वो यहाँ उसे देखने आ गई। अकीरा तो इसे प्यार समझने लगा था, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि युकारी का तो एक बॉयफ्रेंड है। वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसे यकीन है कि वो जिंदा होगा। अकीरा का अभी फेविक्विक से हाल फिलहाल में जुड़ा हुआ दिल वापस से टूट जाता है, पर इसका मतलब ये भी था कि सच में युकारी को उसकी चिंता हो रही थी। चीख को सुनकर केंचो नीचे आता है और वो देखता है कि रिका तो एक ज़ॉम्बी में बदल गई है। वो सीधा केंचो पर हमला कर देती है। केंचो तो उससे बच जाता है, लेकिन माँ की नशे में होने की वजह से उससे नहीं बच पाती और रिका उसे काट लेती है। इसके बाद रिका वापस से केंचो पर हमला करती है। केंचो पास में पड़ा बैग उसके मुंह पे मारता है और वो बेहोश हो जाती है। केंचो को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी उसे उस आदमी की याद आती है कि वो कहाँ है। इधर अकीरा और युकारी आपस में काफी बातें कर रहे थे। युकारी उसे बताती है कि उसकी जॉब भी काफी थका देने वाली है, लेकिन फिर भी वो पैसेंजर्स के लिए जॉब करती रही। लेकिन एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे बहुत भला बुरा कहा था, क्योंकि उसकी फ्लाइट लेट हो गई थी। युकारी को उस दिन बहुत ज्यादा बुरा लगा था। वो इसमें अपनी ही गलती मानती है, क्योंकि उसे ही लगा था कि ये जॉब शानदार होगी। अकीरा बताता है कि शुरू में उसे भी अपनी जॉब शानदार लगी थी, लेकिन सच तो बिल्कुल ही अलग था और आज उसे रियलाइज होता है कि वो तो उसका सपना था ही नहीं। पर अकीरा उससे बोलता है कि अगर उसका सपना सच में एक एयर होस्टेज बनने का था तो एक बूढ़े आदमी की बातों पर तो उसे ध्यान देना ही नहीं चाहिए। अब ये बात सुनकर जैसे युकारी की तो आंखें ही खुल जाती है। वो अकीरा को कुछ बताने वाली थी, पर तभी वही आदमी जो ज़ॉम्बी बन चुका है वो युकारी पर हमला कर देता है। अकीरा उसे छुड़ाकर उसे दूर फेंक देता है, लेकिन देर हो चुकी थी। उस ज़ॉम्बी ने युकारी को काट लिया था। युकारी अकीरा को यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर अकीरा को ये ठीक नहीं लगता। युकारी ही उससे दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन अकीरा उसे गले से लगा लेता है। युकारी भी उसको कस के गले लगा लेती है और उसे बताती है कि जब वो बचपन में पहली बार एरोप्लेन में बैठी थी तब उसे उल्टियाँ होने लगी थी। तब एक एयर होस्टेस ने उसकी कमर को सहलाया था और युकारी को वो बहुत ही अच्छा लगा था। उसी दिन उसने सोच लिया था कि वो भी एक एयर होस्टेस बनेगी। यही उसका सपना था और उसे अपना काम बहुत पसंद है। अकीरा रोते हुए कहता है कि उसे यकीन है कि वो भी अपना सपना ढूंढ लेगा। वो ज़ॉम्बी वापस उनकी तरफ आ रहा था। युकारी अकीरा को धक्का दे देती है और बोलती है कि आज उसे बहुत मजा आया और वो ज़ॉम्बी युकारी पर हमला कर देता है। अकीरा रोते हुए वहाँ से भाग जाता है और केंचो से मिलता है। केंचो अकीरा से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि माँ की उसके पीछे पड़ी हुई है और उसने उनके लिए बहुत बड़ा टीवी भी उठा लिया है। ज़ॉम्बीज़ यहाँ से जा चुके थे। ये दोनों भी बाइक पर बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। शाम को खाना बनाते हुए केंचो अकीरा को पूरी कहानी सुनाता है और अकीरा उस नए टीवी में बढ़िया ज़ॉम्बी गेम खेल रहा था, लेकिन फिर वो अपने सपने के बारे में सोचने लगता है। अब अकीरा अपनी डायरी में ये भी लिख देता है कि उसे अपने बचपन का सपना याद करना है। अब इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जब एक बच्ची और एक डॉग को कुछ लोग परेशान कर रहे थे। अकीरा उन लोगों को काट लेता है और उन्हें भगा देता है। उसने हीरो कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी और वो खुद को नायक बता रहा था, न्याय का रक्षक। अब अकीरा की आंखें खुल जाती है और वो उठते ही अपनी लिस्ट में वो आखिरी लिखी चीज देखने लगता है। कुछ देर बाद केंचो बताता है कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ये ज़ॉम्बी वायरस पूरे जापान में फैल चुका है और शायद ही पूरे देश में कोई सेफ जगह बची होगी। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि होकाइडो में मिलिट्री ने कंट्रोल वापस पा लिया है और कुछ गाँव ने भी गाँव में घुसने वाले टनल्स को ब्लॉक कर दिया है, जिससे ज़ॉम्बीज उन तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसका मतलब था कि अकीरा का गाँव भी सुरक्षित होगा, क्योंकि अकीरा का गाँव बहुत ही पहाड़ी इलाकों में है। अब इसके बाद ये दोनों टंकी के पानी से नहाने लगते हैं
केंचो ने अपने बालों को कलर कर लिया था। वो भी अकीरा की तरह वो सब करना चाहता है जो वो करना चाहता था। वो स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है तो ये बाल तो उस पे सूट भी करेंगे। अकीरा केंचो को बताता है कि उसे अपने बचपन का सपना याद आ गया है। वो एक सुपर हीरो बनना चाहता है जो कॉस्ट्यूम पहनकर खतरों से लड़ता है। वो केंचो को बताता है कि वो एक सुपर हीरो बनेगा और लोगों को ज़ॉम्बी से बचाएगा। केंचो उसकी बात को सुनकर कहता है कि तुम्हारे अंदर हीरो जैसा क्या है? ना ही वो उड़ सकता है और ना ही अपने हाथों से जाले छोड़ सकता है। अकीरा उसे बताता है कि वो ज़ॉम्बी से बचने के तरीकों पर रिसर्च कर रहा था, जिसके बाद उसे एक कॉस्ट्यूम के बारे में पता चला है और अभी ये दोनों तुरंत उस कॉस्ट्यूम को लेने जाएंगे। अकीरा को अपने बचपन का सपना याद आ गया था, इसीलिए वो उस लाइन को काट देता है और अपनी बकेट लिस्ट में वो अगली लाइन लिखता है कि उसे सुपर हीरो बनना है। कुछ देर बाद दोनों एक एक्वेरियम में पहुंच जाते हैं, जहां उनके अलावा कोई भी उन्हें देखने को नहीं मिलता। वहां एक विशाल शार्क थी जो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो दोनों पूरा एक्वेरियम घूमने लगते हैं और एक्वेरियम के पीछे की साइड में एक लॉकर में उन्हें वो चीज मिल जाती है और अकीरा तुरंत उस पे कलाकारी कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस पेंडेमिक में बचे हुए लोगों से भरी एक बस यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी, पर आगे के रास्ते को ज़ॉम्बीज़ ने ब्लॉक करके रखा हुआ है और ये लोग यहाँ फंस गए हैं। इस बस में हम उसी लड़की शिजुका को भी देखते हैं। ये लोग रास्ते से ज़ॉम्बीज़ के हटने का वेट कर रहे थे, लेकिन तभी बस में बैठा एक आदमी ज़ॉम्बी बन जाता है और उन लोगों पे हमला कर देता है। अब इन लोगों को मजबूरन बस से निकलकर भागना पड़ता है। बहुत सारे लोग इसमें ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो जाते हैं। एक छोटी सी बच्ची भागते हुए एक्वेरियम की तरफ ही आ रही थी। उसके पीछे 4 एथलेटिक ज़ॉम्बीज़ पड़े हुए थे। अब वो लड़की भागते हुए गिर जाती है और एक ज़ॉम्बी उस पे हमला कर देता है, पर तभी अकीरा वहां आ जाता है और उस ज़ॉम्बी को टक्कर मारकर दूर फेंक देता है। अकीरा सुपर हीरो की तरह पोज मारते हुए डायलॉग्स मारने लगता है। ये सूट असल में शार्क सूट है और इसको इस तरह से बनाया जाता है कि डाइविंग के दौरान शार्क्स के हमले से भी बचा जा सके। इसको शार्क और क्रोकोडाइल के टैंक्स को साफ करते वक्त पहना जाता है। इसको टाइटेनियम और स्टील से बनाया गया है, यानी कि जब तक अकीरा ने ये सूट पहना हुआ है उसे तो ना ज़ॉम्बी काट पाएगा ना तो शार्क। अकीरा अब सभी को एक्वेरियम के अंदर जाने के लिए कहता है। इन लोगों में वो उसी लड़की शिजुका को भी देख लेता है और सोचने लगता है कि हमारी किस्मत में ही एक दूसरे से मिलना लिखा हुआ है। और वहीं शिजुका सोच रही थी कि क्या ये कॉस्प्ले है, और तभी अकीरा पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। अकीरा सोचता है कि यही उसका मौका है शिजुका को इम्प्रेस करने का, और तभी वो ज़ॉम्बी उसकी टांगों पर काट लेता है। अकीरा की तो दर्द से चीख निकल गई थी। अब सभी ज़ॉम्बीज़ अकीरा पर एक साथ चढ़ जाते हैं। केंचो समझ जाता है कि ये सूट सिर्फ काटने से बचाता है, लेकिन दर्द तो फिर भी होगा। अकीरा केंचो से उसकी मदद करने के लिए कहता है। केंचो कहता है कि हमारे पास बस एक ही सूट था, तुम्हें इससे अकेले ही निपटना होगा। इतना कहकर केंचो दरवाजे को बंद कर देता है। तड़पते हुए सुपर हीरो को विलन्स के बीच अकेले छोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद अकीरा सभी ज़ॉम्बीज़ को पानी में फेंक देता है और सोचने लगता है कि वो उसे देख रही थी। उसको इम्प्रेस करने का मौका उसने फिर से गवा दिया। वो सोचता है कि सुपर हीरो बनना भी कितना मुश्किल होता है। बचे हुए लोगों को एक्वेरियम के अंदर सेव कर लिया गया था और अब अकीरा भी अंदर आ जाता है। अकीरा केंचो को बताता है कि वो इस लड़की से पहले भी मिल चुका है। केंचो अकीरा को जाके उससे बात करने के लिए कहता है। अकीरा शिजुका से बात करने जाता है कि क्या कोइंसिडेंस है ना, हमारी फिर से मुलाकात हो गई, पर शिजुका तो उसे भूल ही गई थी। अकीरा उसे याद दिलाता है कि कुछ दिनों पहले ही हम कन्वीनियंस स्टोर पे मिले थे। अब बातों बातों में अकीरा उससे वापस से उसका नंबर मांगने लगता है। शिजुका उसे बीच में टोककर उससे पूछती है कि लोगों को बचाने में तुम्हारा क्या फायदा है। वो साइकोलॉजी का ज्ञान पेलने लगती है। जिन लोगों के अंदर सेल्फ स्टीम न हो और उन्हें लोगों का अटेंशन चाहिए होता है तो वो अपने पसंदीदा हीरो की नकल करने लगते हैं। सीधे तौर पे वो ये कहना चाहती थी कि जिन लोगों को समाज में कोई पूछता नहीं है और जिन लोगों में कोई काबिलियत नहीं होती वो लोग ये हरकतें करते हैं। केंचो अपने भाई के सपोर्ट में आता है कि उसने ज़ॉम्बी से लोगों की जान बचाई है। शिजुका कहती है कि वो भी इस बात को मानने से इनकार नहीं कर रही है, लेकिन क्या उसने ये सोचा कि उसके इस कदम से उसके अपने लोग भी खतरे में आ सकते हैं। इसके बाद भी शिजुका बोलना बंद
पसंद नहीं कर रही थी। केंचो को तो गुस्सा आने लगता है, पर अकीरा सोचने लगता है कि हीरो बनने के चक्कर में उसने केंचो को भी खतरे में डाल दिया है। उसके मन में ये सवाल उभरने लगता है कि आखिर असली हीरो होता क्या है। आखिर में शिजुका कहती है कि अगर तुम अभी तक खतरों को नहीं समझ पाते हो तो तुम मेरी जिंदगी भी खतरे में डाल दोगे। इतना बोलकर वो उसे फिर से नंबर देने से मना कर देती है। अब तभी अचानक पूरी बिल्डिंग में कोई हलचल होती है। उस शोर को सुन के अकीरा और केंचो देखने जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी शार्क टैंक से बाहर आ गई है और जिन इंसानों और ज़ॉम्बीज को उसने खाया था उनके पैर उसके शरीर के साथ फ्यूज हो गए हैं, जिससे वो अब जमीन पर भी चल पा रही है। सभी लोग शार्क से जान बचाकर भागने लगते हैं, पर अकीरा वहाँ खड़ा होकर सोचने लगता है कि इस सिचुएशन में एक हीरो क्या करता, और वो भी उनके साथ भागना शुरू कर देता है। ये सभी लोग भागते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हैं, पर वहाँ भी ज़ॉम्बीज भरे हुए थे। वो शार्क वहाँ भी आ जाती है और ज़ॉम्बीज पर भी हमला करने लगती है। शिजुका को वहाँ एक दूसरा एग्जिट भी दिखाई देता है। वो सभी को उस तरफ जाने के लिए कहती है, पर वही लड़की जिसको अकीरा ने शुरू में बचाया था, वो लड़की पैनिक करने लगती है और शिजुका को ही धक्का देकर अंदर चली जाती है। जब अकीरा को पता चलता है कि शिजुका बाहर ही रह गई है, वो उसे बचाने के लिए तुरंत चला जाता है। दूसरी तरफ शिजुका सोच रही थी कि उसे इसीलिए लोगों का साथ पसंद नहीं। वो शार्क शिजुका को खाने ही वाली थी कि तभी वहाँ अकीरा चिमनी से निकलकर पहुँच जाता है और उस शार्क को पकड़कर उसे दूर ढकेल देता है। शिजुका को समझ नहीं आ रहा था कि अकीरा उसे बचाने के लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहा है। अकीरा कहता है कि उसे कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, वो बस हीरो बनकर सबको बचाना चाहता है। शिजुका सोचती है कि अपने मन का काम करने के लिए क्या इतना बड़ा रिस्क लेना सही है। अब शिजुका खड़ी हो जाती है और अकीरा से प्लान पूछती है। अकीरा के पास कोई प्लान नहीं था, वो तो ऐसे ही शार्क के ऊपर कूद पड़ा था। अब वो दोनों ही शार्क से बचकर भागने लगते हैं। शिजुका के पास एक प्लान था, पर उसमें बहुत ही रिस्क था। वही केंचो चिमनी से ये सब देख रहा था। वो उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसे शार्क से बहुत डर लगता है। अकीरा उस शार्क का ध्यान अपनी ओर खींचने लगता है। हमें शिजुका का प्लान पता चलता है। शार्क्स की नाक पर उनके सेंसरी ऑर्गन होते हैं। अगर वो लोग उसे डायरेक्टली थोड़ा सा भी करंट देने में कामयाब हो जाते हैं तो उसे मारा जा सकता है। शिजुका को कमरे से एक बड़ा सैल मिल जाता है, पर वहाँ उस शार्क ने अकीरा को बहुत दूर पटक दिया था और अब अकीरा वापस से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तभी केंचो नंगा होकर शार्क का ध्यान अपनी ओर खींचने लगता है। शिजुका भी अकीरा की तरफ दोनों सेल्स फेंक देती है। उसे भी नहीं पता कि ये तरीका एक ज़ॉम्बी शार्क पे काम करेगा भी या नहीं। अकीरा उन सेल्स को लेके उस शार्क के पास जाता है और उसकी नाक पर एक जोर का पंच मारता है। शार्क को करंट लगने की वजह से वहीं उसकी मौत हो जाती है। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं। केंचो अकीरा को एक असली हीरो बताता है। शाम हो चुकी थी। अकीरा और केंचो यहाँ से जाने लगते हैं। अकीरा अपनी डायरी से सुपर हीरो बनने वाला सपना भी काट देता है। हम देखते हैं कि शिजुका बाकी लोगों के साथ जाने की बजाय इनके साथ ही जा रही थी और शिजुका को वैसे भी बड़े ग्रुप्स में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब अकीरा वापस से शिजुका से उसका नंबर मांगने की कोशिश करता है और शिजुका बात उसकी पूरी होने से पहले ही उसे मना कर देती है। शिजुका की नजर अकीरा की बकेट लिस्ट वाली डायरी पर जाती है। शिजुका अचानक वहीं रुक जाती है और बताती है कि वो ज़ॉम्बी से जितना दूर हो सके उतना दूर रहने की कोशिश कर रही है, पर ये दोनों ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं कि इनका ज़ॉम्बी तो बनना पक्का है। वो बोलती है कि हम दोनों के रास्ते बिल्कुल ही अलग है। अब शिजुका अकीरा को डांटती भी है कि उसने उसे वार्न किया था। उसने उस जैसी अनजान लड़की की जान बचाने के लिए अपने उस दोस्त की जान खतरे में डाल दी जो उसके लिए बहुत खास है। अकीरा केंचो से इसके लिए माफी मांगता है। शिजुका फिर से ज्ञान झाड़ने ही वाली थी कि तभी अकीरा उससे कहता है कि अब उसकी भी जान उसके लिए बहुत खास हो गई है। अगर वो हीरो बनने की कोशिश ना भी कर रहा होता तब भी वो उसकी जान बचाता। ये सुन शिजुका का धुआं निकल जाता है। वो शर्माने लगती है और बिना कुछ बोले उन दोनों से आगे चलने लगती है। अब यहाँ से जाने से पहले अकीरा शिजुका से पूछता है कि वो यहाँ से कहाँ जाएगी, जिस पर शिजुका जवाब देती है कि जो जगह यहाँ से सेफ हो। वैसे तो शहर में अब कोई भी जगह सेफ नहीं बची है। अब उनकी मुलाकात फिर से हो या ना हो, इसीलिए शिजुका अकीरा को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देती है। अकीरा
की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब इसके बाद ये लोग अपने अपने रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। केंचो उससे पूछता है कि अब आगे क्या करना है। अकीरा कहता है कि उसे शहर आए 7 साल हो चुके हैं। उसने बहुत मौज मस्तियाँ की। केंचो से उसकी मुलाकात कॉलेज में हुई। इसके बाद यहाँ आकर वो अपनी कंपनी का गुलाम बन गया। उसका इस बड़े शहर से मन भर गया है और वो वापस गाँव जाना चाहता है। वो दोनों यहाँ से अकीरा के गाँव गुनमा के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो दोनों एक महंगी ज्वेलरी शॉप में रुक जाते हैं। वहाँ पे करोड़ों रुपयों की वॉच देख के उनकी आंखें चौंध जाती हैं। वो लोग उन्हें पहन के फोटोज खिंचाने लगते हैं और अकीरा सोना पहनने वाली लाइन को भी अपनी लिस्ट से कट कर देता है। रात में वो लोग देखते हैं कि पानी का टैंक खत्म हो गया है। शहर से बिजली भी कट हो चुकी है क्योंकि पावर स्टेशन चलाने वाले लोग ही नहीं बचे होंगे। उनके मोबाइल तो चार्ज थे लेकिन बिना इंटरनेट के वो किसी काम के नहीं। ज़ॉम्बीज़ की तादाद भी बढ़ती जा रही है। उनका यहाँ रहना और भी रिस्की हो रहा है। अपनी मौज मस्ती छोड़कर इन्हें सीरियसली इस बारे में सोचना चाहिए। खाने पीने का इंतजाम करना अब मुश्किल हो जाएगा। अकीरा सोचने लगता है कि क्या उन्हें खेती करना शुरू कर लेना चाहिए। क्या इस पेंडेमिक में उनकी रामेन शॉप चल पाएगी? लेकिन उनकी चाउमीन खरीदेगा कौन? अब तभी उनकी नजर खुले आसमान पर पड़ती है जो सितारों से जगमगा रहा था। अब क्योंकि शहर में लाइट और पोल्यूशन नहीं है तो यह आसमान इतना साफ दिखाई दे रहा था। अकीरा को अपने गाँव की याद आ जाती है जहाँ वो अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे ही सितारे देखा करता था। अगले दिन वो दोनों पैकिंग करने लगते हैं अकीरा के गांव गुनमा के लिए निकलने के लिए, जहां केंचो अपने बैग में जरूरत के सामान रख रहा था। अकीरा तो अपने बैग में वीडियो गेम्स भर रहा था जबकि अब तो लाइट भी नहीं है। आगे अकीरा अपने रूम को आखिरी बार देखने जाता है जहां उसने अपनी कॉलेज लाइफ और ऑफिस लाइफ बिताई है। इसके बाद ये लोग अकीरा के गाँव गुनमा के लिए निकल पड़ते हैं। अकीरा बताता है कि पहले उसे अपने टाउन पहुँचने में 2 से 3 घंटे लगते थे लेकिन अब न जाने रोडों के हाल क्या होंगे। इसीलिए वो रास्ते से एक आरवी वैन लेना चाहता था जो कि पूरा एक चलता फिरता घर होता है और ज़ॉम्बीज़ के ऐसे माहौल में आरवी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और आरवी लेना अकीरा की लिस्ट में भी है। इसके बाद ये लोग सीधा कैंपिंग कार के शोरूम जाते हैं और एक बार फिर यहाँ वो लोग शिजुका से टकरा जाते हैं। वो भी यहाँ एक आरवी लेने के लिए ही आई थी क्योंकि शिजुका को भी शहर से बाहर निकलना था। अकीरा के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। उनकी मुलाकात तीसरी बार हो गई है। वो तो मानने लगता है कि कायनात ही उन्हें मिलाना चाहती है। अकीरा उसे भी अपने गांव गुनमा चलने के लिए पूछता है लेकिन शिजुका उसे तुरंत मना कर देती है। उसका मानना था कि इनके साथ ट्रैवल करना बहुत ही रिस्की है। अकीरा बेचारा टूट जाता है। इसके बाद केंचो शिजुका से पूछता है कि क्या उसके पास लाइसेंस है। शिजुका मना करती है पर लेकिन ऐसी इमरजेंसी में उसे ये करना ही पड़ेगा। उसने ज़ॉम्बीज़ मूवी में भी देखा है कि ऐसे हालातों में आरवी एक सबसे अच्छा ऑप्शन होती है। केंचो से पूछता है कि क्या तुम ज़ॉम्बीज़ मूवीज की फैन हो। शिजुका मना करती है पर वो कम से कम 100 मूवीज देख चुकी है। अब ये सब सुन अकीरा एक्साइटेड होकर कहता है कि उसने भी यही बात कही थी। कुछ ऐसे पेंडेमिक में एक आरवी सबसे अच्छा ऑप्शन होती है लेकिन शिजुका एक बार फिर उसका ऑफर ठुकरा देती है। तभी केंचो उसे याद दिलाता है कि उसके पास तो लाइसेंस है ही नहीं। जब उसे ड्राइविंग करना आता ही नहीं तो ऐसे में ड्राइविंग करना और भी रिस्की होगा। वो उसे बताते हैं कि उनके साथ जाने में ही उसका फायदा है। उनकी बातें सुनने के बाद अब शिजुका को भी टेंशन होने लगती है और आखिर में वो उनके साथ चलने के लिए मान जाती है। अब अंदर जाने के बाद उन्हें एक से बढ़कर एक वैन देखने को मिलती है। अकीरा और केंचो इन सभी वैन्स को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उन्हें कौन सी वैन लेके जानी चाहिए। जब उनकी नजर करोड़ों रुपयों वाली लग्जरियस वैन पर जाती है वो लोग उसे ही ले जाने की जिद करने लगते हैं। शिजुका बोलती है कि सड़कों पर काफी बेकार गाड़ियां खड़ी हुई हैं। उनके बीच से ये बड़ी गाड़ी कैसे निकल पाएगी। वो उन्हें एसयूवी जैसी वैन लेके चलने को कहती है। ये वैन हर एक मामले में ठीक है। बात अगर मजबूती की हो, रोड की हो, ये हर जगह काम आएगी। उन लोगों के बीच बहस शुरू हो जाती है। अकीरा कहता है कि ये तो आरवी जैसी लग भी नहीं रही। शिजुका बोलती है कि ऐसे हालातों में हमें अपनी पसंद को अलग रख के कुछ चुनना होगा। पर तभी उसकी नजर एक ऐसी वैन पर जाती है जिसका इंटीरियर बिल्कुल उसकी पसंद जैसा था। वो लोग भी समझ जाते हैं कि शिजुका को ये वैन पसंद आ गई है। उनके बीच बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। इनके जोर जोर से चिल्लाने की वजह से ज़ॉम्बीज़ ने इन्हें ढूंढ लिया था। अब ये लोग बिना कुछ सोचे समझे एक वैन में चढ़ जाते हैं और उसी आरवी को लेकर यहाँ से फुर निकल जाते हैं। इस तरह आरवी चलाने का सपना भी अकीरा का पूरा हो गया था।
हाईवे पर अकीरा देखता है कि रोड तो कितना खाली है। इस पर शिजुका बोलती है कि ज़ॉम्बी वायरस इतनी तेजी से फैला होगा कि लोगों को भागने का मौका ही नहीं मिला। अकीरा उससे पूछता है कि क्या उसे ये वायरस लगता है। शिजुका बोलती है कि अगर हम इस वायरस के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर पाए तो हम इसके इलाज भी ढूंढ सकते हैं। अगर वो कोई ऐसी वैक्सीन बना ले जिससे इस वायरस को रोका जा सके तो इंसानियत को अभी भी बचाया जा सकता है। अकीरा बोलता है कि दुनिया में कहीं न कहीं कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस पे रिसर्च कर रहे होंगे और इस वायरस को रोकने की कोशिश कर रहे होंगे। शिजुका बोलती है कि हम जैसों से इसका कोई वास्ता नहीं जो मुश्किल से अपने आप को जिंदा रख पा रहे हैं। सफर करते हुए शाम हो चुकी थी। अब अकीरा का गांव ज्यादा दूर नहीं बचा था। अकीरा को भूख लग रही थी। वो कहीं खाने का इंतजाम करने को कहता है। केंजो भी कहता है कि अंधेरा होने वाला है, हमें कहीं कैंप कर लेना चाहिए। तभी अचानक शिजुका को रास्ते में कीलों का जाल दिखता है। पंचर होने की वजह से वो लोग कंट्रोल खो देते हैं और केंचो का तो एक्सीडेंट ही हो जाता है। अकीरा तुरंत केंचो के पास जाता है। उसे काफी चोट आ गई थी। उनको कुछ समझ पाता अचानक कुछ लोग आकर उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। अकीरा हैरान हो जाता है ये देखकर कि इस ग्रुप का लीडर तो उसके ऑफिस का चीफ कोसुगी था। अकीरा को अपने ऑफिस के वो डरावने दिन वापस से याद आने लगते हैं। अकीरा को वापस से डर लगने लगता है। उसके आगे तो उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। कोसुगी उससे कहता है कि वो उसे जिंदा देखकर खुश हुआ। वो इन पंचर हो चुके टायर्स के साथ आगे नहीं जा पाएंगे। कोसुगी कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। उसके पास एक्स्ट्रा टायर हैं और उसके दोस्त की मरहम पट्टी के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स भी हैं। कोसुगी अकीरा से कहता है कि वो खुश नसीब है क्योंकि उनके पास खाना भी है। अपने चीफ का इतना बड़ा दिल देख अकीरा खुश हो ही गया था कि तभी कोसुगी बोलता है कि इसके बदले में अकीरा को उसके लिए वापस से काम करना होगा। शिजुका इनके चाल को समझ जाती है। ये लोग पहले तो जाल बिछाकर दूसरों की गाड़ी पंचर कर उन्हें घायल कर देते हैं और फिर उनकी मजबूरी का फायदा उठा के उनसे काम करवाते हैं। कोसुगी बोलता है कि भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अब इस दुनिया में कोई कायदे कानून नहीं है। हम तो ये ट्रैप्स इसीलिए बिछाते हैं ताकि हम अपने लोगों को लुटेरों और गुंडों से बचा पाएं। कोसुगी बोलता है कि फैसला तुरंत लेना होगा, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अभी जो शोर हुआ इसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ इसी तरफ आ रहे थे। वो अकीरा से बोलता है कि उसे बस उसके लिए 2 दिन तक ही काम करना है। अकीरा बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। वो फैसला नहीं कर पा रहा था, पर वो ये भी नहीं चाहता था कि उसके दोस्त को ज़ॉम्बीज़ खा जाए। इसीलिए वो कोसुगी की शर्त को मान लेता है। इसके बाद कोसुगी उन्हें अपने अड्डे पर ले आता है जिसे वो अपनी कंपनी बताता है और यहाँ वो लोगों को आसरा देने के बदले में उनसे मजदूरों की तरह काम करवाता है, जैसे ट्रक से सामान उतारना और बैरिकेड को और मजबूत करना। वो अकीरा से बोलता है कि शुरू में यहाँ सबको दिक्कत होती है, पर अकीरा तो उसके साथ काफी वक्त काम कर चुका है। उसे यकीन है कि अकीरा ये सब काम बहुत जल्दी सीख जाएगा। इधर शिजुका ने केंचो की मरहम पट्टी कर दी थी और अभी उसकी हालत चलने फिरने लायक नहीं है। उसे कुछ वक्त आराम करना होगा। केंचो को गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से उसका दोस्त वापस से गुलाम बन गया है, लेकिन उन्हें 2 दिनों तक झेलना ही पड़ेगा। वो कुछ नहीं कर सकते। पर शिजुका को लगता है कि ये बात सिर्फ 2 दिनों तक तो नहीं टिकने वाली है। इधर ट्रक से सामान उतारते उतारते अकीरा के हाथ दुखने लगे थे। उसे लगने लगता है कि उसकी जिंदगी वापस से पहले जैसी हो गई है। पर अकीरा अपने आप को समझाता है और अपनी लिस्ट को देखकर वापस से मोटिवेट हो जाता है। यहाँ वो देखता है कि सभी लोग गर्मी में बहुत काम कर रहे हैं। वो सभी के लिए जनरेटर चलाकर फ्रीजर में बियर ठंडी करने लगता है। आज डिनर में वो लोग ठंडी बियर पिएंगे, लेकिन उसे ये करते हुए कोसुगी देख लेता है और अकीरा को बहुत डांटने लगता है कि उससे बिना पूछे वो कोई भी काम कैसे कर रहा है। कोसुगी को सामने देखकर वो घबराने लगता है। उसकी सांसें फूलने लगी थी। वो अकीरा को आखिरी वार्निंग देता है कि बिजली खर्च ना करे, लेकिन तभी कोसुगी के गैंग के लोग यहाँ आ जाते हैं और ठंडी बियर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि कोसुगी उन्हें हमेशा गर्म बियर ही पिलाता था। उनके सामने कोसुगी पलट जाता है और कहता है कि उसने ही अकीरा से कहा था कि बियर ठंडी कर दे। आज रात वो लोग अकीरा और उसके दोस्तों के लिए वेलकम पार्टी रखेंगे और सभी लोगों की मेहनत के बदले वो उन्हें ये इनाम दे रहा है। ये सुन के वो लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने उसे ज्वाइन करके अच्छा किया।
अकीरा देखता है कि ये लोग तो ज़ॉम्बी से भी काम करवा रहे हैं। कोसुगी की नजरों में ज़ॉम्बी सबसे अच्छे गुलाम हैं, जो बिना कुछ सोचे समझे बस काम करते हैं। वो अकीरा से बोलता है कि तुम भी इनसे कुछ अलग नहीं हो, तुम भी एक टूल हो जो दिन रात कंपनी के लिए काम करेगा। कोसुगी अकीरा के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह तोड़ देता है। वो बोलता है कि तुम जैसे लोग बस एक काम अच्छे से कर सकते हो, बस मेरा हुक्म मानना। तुम जैसों से बस मजदूरी करवाई जाती है और रात के खाने में सस्ता खाना और गर्म बियर दी जाती है। जिस दिन तुम्हें ठंडी बियर दे दी जाए उस दिन तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। कोसुगी अकीरा को इस तरह धमकाकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बातें सुनने के बाद अकीरा ने अपनी सोचने समझने की काबिलियत को खो दिया था। दूसरी तरफ केंचो बात करता है कि आज अकीरा काफी अलग बर्ताव कर रहा है। वो जानता है कि कोसुगी उसका पुराना बॉस है, पर लेकिन वो डर क्यों रहा है। इधर शिजुका को भी अपने बचपन के कुछ दिन याद आने लगते हैं। वो बोलती है कि जिस चीज का डर तुम्हारे अंदर बैठ जाता है वो हमेशा याद रहता है। दूसरी तरफ अकीरा एक ज़ॉम्बी की तरह मजदूरी किया जा रहा था। अब इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है और हमें शिजुका का बचपन देखने को मिलता है। उसे रास्ते में एक लावारिस पपी मिला था जिसे वो अपने घर ले आती है, लेकिन शिजुका के फादर उसे ये पालने से मना कर देते हैं क्योंकि ये कमजोर है और ऐसी नस्ल का कुत्ता पालना भी उनकी शान के खिलाफ है। वो शिजुका को समझाते हैं कि उसे कमजोरों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा, नहीं तो एक दिन उसका हाल भी इसी कुत्ते के जैसा हो जाएगा। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। कोसुगी कहता है कि अकीरा और उसके साथियों के यहाँ आने की हमने पार्टी रखी है। वो सभी को दबा के बियर पीने को कहता है क्योंकि वो लोग कंपनी के लिए बहुत काम करते हैं, पर असल में तो पार्टी कोसुगी के साथियों की हो रही थी और अकीरा और उसके जैसे लोग यहाँ बियर बांट रहे थे। मजदूरी करते करते अकीरा की हालत खराब हो गई थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और सारी बियर गिरा देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ताने सुनने को भी मिलते हैं। वहाँ कोसुगी बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था कि वो एक दिन पूरे जापान पे कंट्रोल करेगा और तभी एक बूढ़ी आंटी उसे बियर देने की कोशिश करती है, जिस पर कोसुगी भड़क जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि वो बस सुंदर लड़कियों के हाथों से ही बियर लेता है। जिसके बाद वो शिजुका को बुलाता है उसे बियर पिलाने के लिए। शिजुका ऐसा ही करती है और कोसुगी उसे गलत नजर से देखने लगता है। इसके बाद कोसुगी शिजुका को भी बियर पीने के लिए कहता है। शिजुका कुछ नहीं बोलती और जल्दी जल्दी बियर खत्म करने लगती है। इसके बाद कोसुगी उससे काफी बदतमीजी से बात करने लगता है। जैसे तुमने जार को अपने होठों से लगाया है, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ और भी अपने होठों से लगाओ। शिजुका उसे तब भी कुछ नहीं कहती और उसकी बातों को अनसुना करने लगती है। इसके बाद कोसुगी अकीरा पे चिल्लाकर उसे बियर लाने को कहता है। अकीरा घबराहट में उसे खाली बोतल ही पकड़ा देता है, जिसके बाद वो उस पे इतना गुस्सा हो जाता है कि अकीरा पे चिल्लाने लगता है और अकीरा उससे बार बार माफी मांगे जा रहा था। शिजुका मन में बोलती है कि जब वो छोटी थी उसे तब से ही ऑर्डर दिए जा रहे हैं। जब उसने बोलना और चलना भी नहीं सीखा था तब से उसके फादर उसे ऑर्डर्स देते आ रहे हैं। उसके फादर ने जवानी में ही एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था। बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन भी उनसे डरते थे और वो अपनी बेटी शिजुका से भी ऐसा ही परफेक्शन चाहते थे। हमें पता चलता है कि शिजुका अपने फादर से छुपाकर उस पपी को पालने लगी थी। उसने उसको रू नाम दिया था, लेकिन वो खाना नहीं खा रहा था। जिसके बाद वो एनिमल्स पर बहुत किताबें पढ़ती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। जिसके बाद वो ठीक हो जाता है। उसको बिल्कुल ठीक देख शिजुका भी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद शिजुका अपने फादर को बताती है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। इसके लिए उसके फादर साफ मना कर देते हैं क्योंकि उन पे केस होने का डर होता है और उनकी ज्यादा कमाई भी नहीं होती और शिजुका ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिसमें उसे किसी और के लिए काम करना हो। वो शिजुका की कोई बात नहीं सुनता और वो ये भी बताता है कि जो शिजुका ने कुत्ता छिपा के रखा हुआ था उसने ह्यूमन सोसाइटी को बुलवाकर उसे करवा दिया है। वो बोलता है कि ये जो शोहरत की जिंदगी तुम जी रही हो वो किसकी वजह से तुम्हें मिली है। शिजुका जैसे जैसे बड़ी हुई उसके फादर उसे ऑर्डर्स देते गए, जैसे वायलेंस क्लास मत जाओ, अपने से गरीब लड़के के साथ डेट पे मत जाओ। शिजुका को ये सब कभी पसंद नहीं था, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे उनकी बात माननी पड़ती थी। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि अकीरा ने थोड़ा सामान गिरा दिया है, जिस पर कोसुगी उसे वापस से डांट लगाने लगता है। वो पेनल्टी
में अकीरा को और 2 दिन काम करने के लिए कहता है। अकीरा बोलता है कि हमारी बात तो बस आज तक के लिए ही हुई थी, जिस पर कोसुगी उस पर और ज्यादा चिल्लाने लगता है। तुमने मुझे मुड़ के वापस जवाब कैसे दिया? उसकी डांट से अकीरा का दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। इसके कुछ देर बाद कोसुगी अकीरा से कहता है कि वो बहुत ही टैलेंटेड है और वो नहीं चाहता कि वो यहाँ से कभी भी जाए। बाहर की दुनिया उसके लिए बहुत ही खतरनाक है। बाहर खाने पीने सोने के लिए उन्हें बहुत दिक्कत आएगी। वो बाहर जरूर ज़ॉम्बी से मारा जाएगा। इसीलिए वो अकीरा को यहीं रुकने को कहता है और उसके ऑर्डर्स मानने को कहता है। इसके बाद हमें शिजुका का एक और फ्लैशबैक देखने को मिलता है। शिजुका के फादर गरीबों का एग्जाम्पल देते हुए उससे कहते हैं कि इन सभी लोगों ने अपनी मर्जी का काम किया और आज इन सब की ये हालत है, लेकिन तुम्हें बस मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना है, इसी में तुम्हारा फायदा। शिजुका मन में बोलती है कि मेरा फायदा है या आपका। शाम हो जाती है। शिजुका वैन में बैठी हुई थी। उसे वहाँ अकीरा की बकेट लिस्ट वाली नोटबुक मिलती है। वो अकीरा की बकेट लिस्ट पढ़ने लगती है और कहती है कि ये कितना अजीब लड़का है। जिसके बाद वो भी उस नोटबुक में कुछ लिख देती है। अगले दिन सुबह सुबह कोसुगी के आदमी सुपरमार्केट खाना लेने आए थे, लेकिन गलती से एक ज़ॉम्बी भी उस ट्रक में आ जाता है। अब क्योंकि उन लोगों के 2 दिन पूरे हो चुके हैं, इसीलिए शिजुका उनसे कहती है कि अब वो लोग यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन तभी अकीरा शिजुका और केंचो से कहता है कि और वो यहीं रुककर कोसुगी के लिए काम करना चाहता है। वो बोलता है कि बाहर बहुत खतरा है, उसके जैसा लूजर बाहर सरवाइव नहीं कर पाएगा। केंचो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें क्या हो गया है। कोसुगी भी बोलता है कि तुम खुद देख सकते हो, अकीरा यहाँ काम करना चाहता है। शिजुका बोलती है कि अगर ऐसा है तो हम जा रहे हैं और वो केंचो को यहाँ से चलने के लिए कहती है। केंचो शिजुका को भी रोकने की कोशिश करता है। अकीरा बोलता है कि चीफ ने उन पे बहुत एहसान किए हैं, उन्हें चुकाने के लिए उसे यहाँ काम करना होगा। अब ये सुन शिजुका गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मेरा इन सब से कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब हमारी मुलाकात फिर से नहीं होगी। इसीलिए वो केंचो को एक आखिरी बात बताती है। उसका चीफ बस उसे बुरा फील करवा के अपना फायदा निकलवाना चाहता है, जिसके लिए वो उसकी आजादी, उसके सपने, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सब छीन लेगा। वो खुद को ताकतवर दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाना जानता है। अब तक वो भी अकीरा जैसी थी, वो भी दूसरों के रूल्स और ऑर्डर्स को फॉलो करती थी, लेकिन अब उसकी आंखें खुल गई हैं और अब वो किसी का बस अपने ऊपर नहीं चलने देगी। वो बोलती है कि भले ही बाहर खतरा है, लेकिन अभी वो इस कमीने से दूर जाना चाहती है और वो बिल्कुल ऐसा ही करने वाली है। शिजुका की ये सब बातें उसके आदमी भी सुन रहे थे। शिजुका अकीरा को उसकी डायरी देते हुए पूछती है कि वो सच में क्या करना चाहता है। अकीरा उस डायरी में देखता है कि शिजुका ने एक और लाइन लिखी है कि अपने बॉस को बताना कि वो कितना बड़ा हरामी है। कोसुगी उस डायरी को छीनकर उस पे लात मारने वाला था। अकीरा को वो सब पल याद आने लगते हैं जो उसने पेंडेमिक आने के बाद जिए हैं। अकीरा कोसुगी को अपनी बकेट लिस्ट पर लात मारने नहीं देता और बिना डरे कोसुगी से कहता है कि उसे यहाँ से जाना है और इसके बाद वो उसकी भद्दी सी शक्ल फिर कभी नहीं देखना चाहता। कोसुगी गुस्से में कहता है कि यहाँ से बाहर कदम रखते ही तुम लोग ज़ॉम्बी के शिकार बन जाओगे। अकीरा इस पर कहता है कि ज़ॉम्बी की तरह काम करने से तो बेहतर है। तभी उनका वो सप्लाई ट्रक भी वहाँ आ जाता है। उसका दरवाजा खुलते ही वो ज़ॉम्बी हमला कर देता है। ज़ॉम्बी को यहाँ देख सभी में हड़बड़ मच जाती है। कोसुगी उन्हें शांत होने को कहता है, बस एक ही तो ज़ॉम्बी है। लेकिन उसी ट्रक का ड्राइवर बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगता है और वो दूसरे ट्रक से ठोकर मार देता है, जिससे ज़ॉम्बीज बंधे हुए थे। सभी ज़ॉम्बीज आजाद हो गए थे। उन्होंने लोगों को खाना शुरू कर दिया था। अपनी जान बचाने के लिए अकीरा और उसके दोस्त ट्रक पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो दूसरों को नहीं बचा पा रहे थे। अकीरा देखता है कि कोसुगी के पीछे भी ज़ॉम्बीज पड़े हुए हैं। अकीरा उस खाने के ट्रक को देखता है जिसपे वो खड़ा था। उसे एक आइडिया आता है और वो डिलीवरी टीम से हेल्प मांगता है। इधर मोटू भागते भागते थक कर गिर जाता है। वो ज़ॉम्बीज का आज का मील बनने ही वाला था कि तभी अकीरा ज़ॉम्बीज के सामने फूड ट्रक लाके उसे बचा लेता है और उसे भी ट्रक की छत पर लाकर उसे बचा लेता है। केंचो हैरान था कि अकीरा उस हरामी की मदद क्यों कर रहा है। अकीरा अपने सामने किसी को भी ज़ॉम्बीज से मरता नहीं देखना चाहता और ये चीज भी अकीरा की बकेट लिस्ट में है। अब डिलीवरी टीम अपने ट्रक्स को लाके ज़ॉम्बीज को घेर लेती है। अकीरा ने फूड ट्रक का गैस सिलेंडर चालू छोड़ दिया था
जिसके बाद वो वहाँ चिंगारी छोड़कर कोसुगी को लेके वहाँ से कूद जाता है और धमाके में सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। सभी लोग वहाँ अकीरा की तारीफ करने लगते हैं। अकीरा कहता है कि ये सब उसने अकेले नहीं किया है। शिजुका भी उसकी तारीफ में कहती है कि वो हमेशा ही कुछ पागलों जैसी चीजें करता रहता है। अब कोसुगी यहाँ आके कहता है कि उसे अपने वर्कर अकीरा से यही उम्मीद थी। उसने अपने आप को साबित किया है और सभी लोगों को उससे सीखना चाहिए। लेकिन अब कोई भी कोसुगी की बातों में नहीं आ रहा था। वो उसे तानाशाह बोलते हैं और उससे अच्छा लीडर तो वो अकीरा को बताते हैं। बाकी लोग भी यहाँ से जाने लगते हैं और अब वो यहाँ अकेला रह जाता है। यहाँ से निकलने के बाद अकीरा सभी को बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। जब भी कोसुगी उसके सामने आता था उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देता था। अकीरा इससे ये तो सीख गया है कि जॉब करना उसकी बस की बात नहीं है। इस पे शिजुका कहती है कि इतनी जल्दी मत करो, हर समय नई नई जॉब्स आती रहती है, जैसे ड्रोन पायलट, ई स्पोर्ट प्लेयर, यूट्यूबर, ऐसी जॉब्स आती रहती हैं जिनका पहले कोई नामो निशान ही नहीं था। कल की चिंता मत करो, लाइफ को एंजॉय करो, क्या पता कल यही तुम्हारी जॉब बन जाए। अब काफी ट्रैवल करने के बाद हम इन लोगों को किसी नदी पर योगा करते हुए देखते हैं। अकीरा उन्हें माइंडफुलनेस के बारे में बताता है, यानी कि पास्ट और फ्यूचर की चिंता करना छोड़ देना और प्रेजेंट में जीना। नदी पर योगा करना भी अकीरा की बकेट लिस्ट में था। योगा करने के बाद वो लोग वापस से अकीरा के गांव गुनमा के लिए निकल पड़ते हैं। हमें पता चलता है कि अकीरा ने अपनी लिस्ट में से 15 काम पूरे कर लिए हैं और उसे लग रहा है कि वो अपनी बकेट लिस्ट को एक ही महीने में पूरी कर लेगा। शिजुका उससे कहती है कि लिस्ट पूरी होते ही कहीं तुम अपने आप को ज़ॉम्बीज़ के हवाले तो नहीं करने वाले। केंचो अकीरा से पूछता है कि उसका घर और कितनी दूर है। अकीरा बताता है कि वो लोग 1 घंटे में उसके गांव पहुंच जाएंगे। शिजुका को थोड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं उन्हें रास्ते में कोई और मुसीबत ना मिल जाए। वो लोग उसकी बातों पर हंसने लगते हैं। तभी अचानक उन लोगों को रुकना पड़ जाता है। उनके सामने एक ट्रक था जिनको ज़ॉम्बीज़ ने घेरा हुआ था। शायद इसके अंदर कोई सर्वाइवर है। अकीरा वापस से अपना सुपर हीरो सूट पहनने लगता है। इट्स हीरो टाइम। अकीरा बाहर निकल के हीरो वाले डायलॉग्स मार ही रहा था। तभी अचानक उस वैन के अंदर से एक योद्धा बाहर निकलता है और अपने हथियार और तीरों से ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। उसने अपना गेटअप भी एंशिएंट सैमुराई जैसा बनाया हुआ था। वो लोग तो ये सब देख हैरान ही रह जाते हैं। अकीरा तो उस योद्धा से इम्प्रेस हो गया था। इसके बाद इन लोगों को पता चलता है कि इस आर्मर के पीछे तो एक लड़की है, वो भी एक फॉरेनर जिसका नाम बीट्रिक्स है। असल में ये लड़की जर्मनी से जापान आई है क्योंकि उसे जापान का कल्चर बहुत ही ज्यादा पसंद है। साथ ही वो जापान को निप्पॉन कह के बुलाती है जो कि जापान का लोकल नेम है। जैसे हम लोग यहाँ अपने इंडिया को भारत भी कहते हैं। वो जापान की इतनी बड़ी फैन है कि उसने सैमुराई आर्मर भी पहना हुआ है जो कि ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए एक काफी अच्छा ऑप्शन है। अकीरा ट्रक में मछलियों का बहुत ही बड़ा स्टॉक देखता है। बीट्रिक्स असल में इन मछलियों की डिलीवरी करने ही जा रही थी, लेकिन अब उसका ट्रक खराब हो गया है। बीट्रिक्स उन्हें बहादुर सैमुराई बोलती है और उन लोगों से मदद मांगती है। उसे ये मछलियाँ ताकासाकी डिलीवर करनी है और ये काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ताकासाकी में रुका तो जा सकता है लेकिन शहर जाना खतरनाक है। शिजुका और केंचो इसी पर बात कर ही रहे थे। ये डिलीवरी शायद सर्वाइवर्स के लिए भी हो सकती है। अकीरा उस लड़की से पूछता है कि आखिर ये डिलीवरी इतनी जरूरी क्यों है। बीट्रिक्स बचपन से जापान का कल्चर टीवी में देखती आई है। यहाँ आना उसका सपना था, इसके लिए उसने कई सारी जॉब करके बहुत पैसे जमा किए और यहाँ आ गई। लेकिन जिस दिन वो यहाँ आई ज़ॉम्बी पैंडेमिक शुरू हो चुका था। जिन खूबसूरत चीजों के वो सपने देखा करती थी वो खत्म हो चुका था। लेकिन फिर भी बीट्रिक्स ने हार नहीं मानी और उसे आखिर एक सुशी शेफ के बारे में पता चल गया जो अभी तक इस पैंडेमिक में जिंदा है। उस शेफ ने बीट्रिक्स से वादा किया है अगर वो उस तक मछलियाँ डिलीवर कर दे तो वो उसे बढ़िया बढ़िया सुशी बना के खिलाएगा। केंचो और शिजुका ये सुन हैरान हो जाते हैं कि ये बस सुशी खाने के लिए इतना खतरा उठा रही है। लेकिन अकीरा जापान के लिए इतना प्यार देख उससे इम्प्रेस हो जाता है और वो इन मछलियों को पहुंचाने
में उसकी मदद जरूर करेगा। हमें पता चलता है कि सुशी खाना तो अकीरा की बकेट लिस्ट में भी है। अब ये लोग बीट्रिक्स और उसकी फिश को लेकर शहर में आ जाते हैं। बीट्रिक्स उन्हें रेस्टोरेंट का एड्रेस बताती है और अकीरा को यकीन था कि वो लोग बहुत ही फेमस सुशी वाले के पास जा रहे हैं, लेकिन बीट्रिक्स ने 3 दिन पहले शेफ से बात की थी और वो बस उम्मीद करती है कि वो अभी तक जिंदा हो। अब ये लोग उस जगह तो पहुंच गए थे, लेकिन रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। बिना प्लान के साथ अकीरा और बीट्रिक्स लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिजुका एक प्लान बनाती है। वो केंचो को नंगा करके ज़ॉम्बीज के सामने छोड़ देती है और सभी ज़ॉम्बीज उसे खाने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। अकीरा उनके सामने एक ट्रक लगाकर उन्हें फंसा देता है और बीट्रिक्स उसी ट्रक के ऊपर से ही ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। हम शिजुका को देखते हैं जो एक रूलर की तरह वहाँ ताव में खड़ी थी। हॉर्न की आवाज से वहाँ के सभी ज़ॉम्बीज उसी गली में इकट्ठा हो जाते हैं और अब बारी थी प्लान के आखिरी पड़ाव की, जिसमें ये लोग शराब की बोतल ज़ॉम्बीज के ऊपर फेंकने लगते हैं। और अब शिजुका इनमें माचिस से आग लगाने के लिए कहती है, लेकिन एन मौके पर उन दोनों से माचिस जल ही नहीं रही थी। बहुत सारे ज़ॉम्बीज होने की वजह से ये लोग एक के ऊपर एक चढ़कर उनकी आरवी की तरफ जाने लगते हैं। बीट्रिक्स डरने लगती है, ऐसे तो उसकी मछलियां बर्बाद हो जाएंगी। ये इतने सारे ज़ॉम्बीज हैं कि ये लोग इनसे लड़ भी नहीं सकते। तभी अकीरा कहता है कि मन का डर इंसान को कोई भी काम नहीं करने देता। अकीरा बोलता है कि अगर वो एक अच्छे रेस्टोरेंट में सुशी नहीं खा सकता, इससे अच्छा तो वो ज़ॉम्बी ही बन जाए। जिसके बाद वो अकेला ही ज़ॉम्बीज के बीच कूद पड़ता है और उन सभी ज़ॉम्बीज को आरवी तक पहुंचने से रोक रहा था। बीट्रिक्स को अपना सपना याद आता है, जिसके बाद वो भी अकीरा की मदद करने ज़ॉम्बीज के बीच कूद जाती है। इन दोनों ने मिलकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज को रोक लिया था, पर ज़ॉम्बीज भी बहुत सारे थे, इनका आना रुक ही नहीं रहा था। तभी उन दोनों के ऊपर से एक ड्रोन जाता है जिसके अंदर म्यूजिक बज रहा था। हमें पता चलता है कि ये लोग बीच में एक टॉय शॉप पर भी रुके थे, जहां शिजुका ने ये प्लान बी बनाया था। हम देखते हैं कि इन्होंने पेट्रोल पंप पर भी शोर मचाने वाले खिलौने छोड़े हुए हैं, जिस वजह से सभी ज़ॉम्बीज उसी तरफ खींचे चले जाते हैं। और फिर केंचो आग की बोतल को ही फेंककर पेट्रोल पंप में आग लगा देता है, जिसकी वजह से शहर के सभी ज़ॉम्बीज जल के मारे जाते हैं। और ये देख अपनी मेहनत पर इन्हें खुशी हो रही थी। जिसके बाद ये लोग उसी रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और वहाँ का शेफ उन्हें सुशी बनाकर खिलाता है। वो बताते हैं कि वो 20 साल से सुशी बना रहे हैं और अपने टैलेंट को निखार रहे हैं, और जब दुनिया खत्म होने की कगार पे है, ये लोग तब भी उसकी सुशी खाने आए हैं। इससे खुश होकर वो उन्हें जितना चाहे उतना सुशी खाने को कहता है। बीट्रिक्स अपनी पहली सुशी खाने में नर्वस हो रही थी। बीट्रिक्स अपनी पहली बाइट लेती है और कहती है कि ये तो खट्टा मीठा है, मुझे बहुत पसंद आया। उसकी सुशी खाते ही बीट्रिक्स की आंखों में आंसू आ गए। वो शेफ बताता है कि उसने कभी भी अपने काम से छुट्टी नहीं ली। जब उसकी बेटी की शादी थी वो तब भी काम पर आया, यहाँ तक कि उसके वाइफ के गुजर जाने के बाद भी उसने छुट्टी नहीं ली। लेकिन जितनी खुशी वो आज महसूस कर रहा है उसे कभी नहीं हुई। ये लोग शायद उसके आखिरी कस्टमर होंगे, इसीलिए वो उन्हें दबाकर साके पीने के लिए भी कहता है। इस तरह अकीरा की लिस्ट में एक और लाइन कंप्लीट हो जाती है। अगले दिन ये लोग अकीरा के गांव गुनमा के लिए फिर से निकल पड़ते हैं, पर आज सूरज कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा था और ये लोग कई दिनों से नहाए भी नहीं हैं। आगे उन्हें एक हॉट स्प्रिंग टाउन मिल जाता है जहां गर्म पानी की भरमार थी। इसके बाद बीट्रिक्स और शिजुका भी युकाता पहनकर आ जाती हैं, लेकिन बीट्रिक्स को लड़कों के युकाता में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जिस पर शिजुका बोलती है कि ऐसी प्रॉब्लम तो मुझे भी लाइफ में चाहिए। इसके बाद बीट्रिक्स उन्हें जापानीज ट्रेडिशन के हॉट स्प्रिंग का ज्ञान बांटने लगती है। ये बिल्कुल ही ताज़ा पानी होता है जो आसपास के नेचुरल हॉट स्प्रिंग से आता है। यहाँ तक कि ये लोग भी अपने जापान के बारे में इतना नहीं जानते थे जितना बीट्रिक्स ने इन्हें बता दिया। वो बताती है कि प्यार के अलावा यहाँ हर एक रोग ठीक हो जाता है, जिस पर केंचो बीट्रिक्स पे लाइन मारने लगता है। अकीरा भी सोचता है और फिर शिजुका से बोलता है कि अगर हालात ठीक होते तो ये जगह डेटिंग के लिए कितनी अच्छी होती। पर शिजुका को तो डेटिंग वक्त और पैसों की बर्बादी लगती है, जो कि सिर्फ थोड़े वक्त की ही खुशी देता है। 20-22 की उम्र में लोगों को स्किल्स और नॉलेज लेनी चाहिए। अकीरा को शिजुका से ऐसे ही किसी आंसर की उम्मीद थी, लेकिन
उसका सोचना बिल्कुल ही अलग है। अगर वो अपने पसंदीदा इंसान के साथ रहेगा तो जीने का मजा और भी बढ़ जाएगा और उसके लिए वो मेहनत भी करेगा। शिजुका को अकीरा की बातें बकवास लगती हैं। प्यार एक सौदा है जिसमें जरूरी नहीं जिसे तुम प्यार करो वो भी तुम्हें प्यार करे। प्यार बस वक्त की बर्बादी है। अब अकीरा इस पर कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद ये लोग हॉट स्प्रिंग देखकर उसमें कूद जाते हैं। उनको देखकर शिजुका भी मजे लेने का फैसला करती है, पर फिर बेट्रिक्स बताती है कि लड़कियों के बाथ हाउस में तो गर्म पानी आ ही नहीं रहा है। अब ये सुनते ही दोनों हरामखोर जेंटलमैन बन जाते हैं और बोलते हैं कि संकट की घड़ी है, फैसला लेना होगा। शर्माने वाली कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ अपना बाथ हाउस शेयर करने के लिए तैयार हैं। और शिजुका अजीब सा मुंह बनाते हुए उन्हें मना कर देती है, पर फिर बेट्रिक्स शिजुका को भी कल्चर का ज्ञान देने लगती है कि पुराने जापान में क्या हुआ करता था और इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। जिसके बाद वो तैयार हो जाती है उन लोगों के साथ नहाने के लिए। अकीरा और केंचो की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर तभी उस बाथ हाउस से एक ज़ॉम्बी बाहर निकलता है, जिसके बाद वहाँ कई सारे ज़ॉम्बीज निकलने लगते हैं। अब नहाना तो दूर, इन लोगों को यहाँ से भागना पड़ जाता है। ये लोग एक चट्टान पर चढ़ जाते हैं। उनकी आरवी ज़ॉम्बी से घिर चुकी थी, इसीलिए उन्हें उनके जाने तक का वेट करना होगा। वो लोग रोने लगते हैं कि वो तो हॉट स्प्रिंग का मजा ही नहीं ले पाए। बीट्रिक्स बोलती है कि कम से कम तुम पानी में उतर तो पाए थे, और ऐसे ही रोते रोते वो लोग वहीं सो जाते हैं। आधी रात अकीरा को प्यास लगती है और उसकी नींद खुल जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ उनके साथ शिजुका नहीं थी। अकीरा नींद में ही जंगल में चला जाता है और उसे जंगल के बीचों बीच एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग देखने को मिलता है। अकीरा खुश हो जाता है और उस हॉट स्प्रिंग में तैरने लगता है। तैरते हुए वो किसी से टकरा जाता है और वो और कोई नहीं शिजुका होती है। अकीरा उससे माफी मांगता है, उसे सच में नहीं पता था कि वो यहाँ पर है। शिजुका कहती है कि जो भी है जल्दी यहाँ से बाहर निकलो, पर अकीरा कहता है कि ये तो गलत बात है, उसे भी तो हॉट स्प्रिंग में नहाने का मन कर रहा है। अगर वो हॉट स्प्रिंग में नहा नहीं सकता तो इससे अच्छा तो ज़ॉम्बीज़ उसे खा जाएं। शिजुका हैरान हो जाती है कि इसके दिमाग में तो बस हॉट स्प्रिंग चल रहा है, और वो उसे चट्टान के दूसरी तरफ नहाने के लिए कहती है। अगर उसने बिल्कुल भी तांग झांक की तो वो उसे मार देगी। अब शिजुका उससे माफी भी मांगती है प्यार के बारे में वो सब कहने के लिए। असल में बचपन से ही उसे कंट्रोल किया गया है, हमेशा उसकी सोच को गलत बताया गया है और इसीलिए वो दूसरों को गलत और अपने आप को सही दिखाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन अकीरा ऐसा कुछ भी नहीं सोचता, वो बस वो कहता है जो उसके मन में होता है, और इसीलिए उसे अकीरा से थोड़ी जलन हो गई थी। शिजुका बताती है कि वो प्यार के मामले में नूब है, उसे दिल के टूटने का डर होता है, इसीलिए उसने कहा था कि प्यार से ज्यादा काम इम्पोर्टेंट होता है। अकीरा उससे कहता है कि वैसे तुम अभी काफी खुल के बात कर रही हो, जिस पर शिजुका बोलती है कि वो भी किसी ऐसे से ही प्यार करना चाहती है जिसके साथ वो ऐसे ही खुल के बात कर सके। अब अचानक ही दोनों को रियलाइज होता है। अकीरा का दिल धक धक करने लगता है। शिजुका शर्माते हुए समझाने लगती है कि तुम गलत समझ रहे हो, और तभी बेट्रिक्स और केंचो भी वहाँ आ जाते हैं। केंचो को उन पे गुस्सा आ रहा था। वो बोलता है कि वो कबाब में हड्डी तो नहीं बनना चाहता, लेकिन ये तुम गलत कर रहे हो। जिसके बाद वो दोनों भी हॉट स्प्रिंग में कूद जाते हैं, और ऐसे ही अकीरा की एक और लिस्ट में से एक और विश पूरी हो जाती है। अब हम अकीरा और उसके फादर की एक छोटी सी बैक स्टोरी देखते हैं। अकीरा के फादर ने कभी उसे शहर जाके पढ़ने या जॉब करने से मना नहीं किया। वो चाहते थे कि अकीरा जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा सपना देखे, क्योंकि बिना सपनों के तो इंसान एक मुर्दा होता है। अकीरा मन में सोचा करता था कि सपनों के बारे में आपको क्या पता, आप तो बस गांव के एक छोटे से किसान हो। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। वो लोग अकीरा के गांव पहुंचने ही वाले थे। अकीरा अपने पेरेंट्स से काफी सालों बाद मिलने वाला है, इसीलिए वो थोड़ा नर्वस भी हो रहा था। अब तभी उन्हें आगे रुकना पड़ता है, क्योंकि अकीरा के गांव जाने वाले टनल को ब्लॉक किया हुआ था। अकीरा जैसे ही टनल के अंदर देखता है वो दंग रह जाता है। अंदर तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को कैद किया हुआ था। बेट्रिक्स बोलती है कि कहीं ये ज़ॉम्बीज़ गांव वाले तो नहीं हैं, जिस पर अकीरा मना करता है क्योंकि वो इनमें से किसी को नहीं पहचानता। शिजुका बोलती है कि अब टनल से जाने का रास्ता नहीं है, इसीलिए उन्हें जंगल से पहाड़ को पार करते हुए जाना होगा। जिसके बाद चारों जंगल के रास्ते अकीरा के गांव जाने लगते हैं। अकीरा को टेंशन हो रही थी, तो शिजुका बोलती है कि टनल के रास्ते को आने और जाने दोनों तरफ से ब्लॉक किया हुआ था। जरूर गांव के लोगों ने ही शहर से आए ज़ॉम्बीज़ को ऐसे कैद किया होगा। तभी उन्हें जंगल में एक भागता हुआ आदमी दिखाई देता है, जिसके पीछे एक ज़ॉम्बी सुअर पड़ा हुआ था।
बीट्रिक्स तुरंत ही अपने निशाने से उस सुअर को मार देती है। ये आदमी अपना नाम कुमानो बताता है। शहर ज़ॉम्बीज से भर गए हैं, इसीलिए कुमानो ने जंगल को ही अपना अड्डा बना लिया है। ये लोग सोचने लगते हैं कि आखिर कुमानो जंगल में कैसे रहता होगा, और तभी वो लोग कुमानो का ट्री हाउस देखते हैं जो वो बना रहा है। अब केंचो और शिजुका को टेंशन होने लगती है क्योंकि अकीरा की लिस्ट में एक ट्री हाउस को भी बनाना लिखा हुआ था। अकीरा उसके पास जाकर कहता है कि हालातों का कुछ पता नहीं है, क्या पता कब दूसरा ज़ॉम्बी सुअर हमला कर दे, इसीलिए अकीरा भी उसकी ट्री हाउस बनाने में मदद करना चाहता है। शिजुका उसे ताना मारते हुए कहती है कि क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स की चिंता नहीं हो रही, जिस पर अकीरा उसे कहता है कि हम इन्हें खतरे में छोड़कर नहीं जा सकते। जिसके बाद वो उन्हें ट्री हाउस के भी फायदे बताने लगता है और उन्हें जिंदगी में एक बार तो ट्री हाउस बनाना ही चाहिए। आखिर में वो लोग अकीरा की बात मान लेते हैं। शिजुका और बीट्रिक्स तो साइड में बैठकर आराम करने लगती है और कुमानो उन दोनों को ट्री हाउस बनाने के टिप्स देने लगता है। वो उन्हें ये भी बताता है कि हर तरह का पेड़ बताता है कि उससे किस तरह का ट्री हाउस बनेगा। फिर भी अगर कुछ न समझ आए तो जंगल से पूछ लो। उनको ये वाली बात समझ नहीं आती। वो बोलता है कि एक पेड़ ट्री हाउस की बुनियाद होती है। अगर वो पेड़ सूख गया जिस पे ट्री हाउस बना है तो वो घर भी बर्बाद हो जाएगा। पेड़ के बारे में तो सोचो ही, और साथ ही आसपास की चीजों के बारे में भी सोचो। ऐसा करने पर वो पूरे जंगल के बारे में सोचने लगेंगे और इस तरह फिर उन्हें जंगल की आवाज सुनाई देगी। अकीरा कुमानो की बातों पर बहुत ज्यादा फोकस करने लगता है कि अगर ऐसा होता है तो अगर कोई अपने बारे में सोचे और अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचे तो क्या वो पूरी दुनिया का ध्यान रखने लगेगा। और अगर कभी अकीरा पूरी दुनिया की आवाज सुन पाया तब वो अपनी बकेट लिस्ट में किस विश के बारे में लिखेगा। कुमानो अकीरा का काम देखकर उसकी तारीफ करता है। अकीरा बताता है कि उसका बचपन से सपना था ट्री हाउस में रहने का। इससे कुमानो को अपने वो दिन याद आ जाते हैं जब उसका बेटा उससे ट्री हाउस बनाने की जिद किया करता था। अकीरा उससे पूछता है तो आजकल तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, जिस पर कुमानो अचानक ही बहुत शांत हो जाता है। हमें पता चलता है कि कुमानो की आंखों के सामने उसकी वाइफ ने उसके बेटे को काटा था, जिसके बाद उसे मजबूरन दोनों को ही हथौड़े से मारना पड़ा। कुमानो सोचता था कि उसके पास बहुत टाइम है, जब उसका बेटा बड़ा हो जाएगा और वो रिटायर हो जाएगा तब वो अपने बेटे के साथ ट्री हाउस बनाएगा। लोग कहते हैं कि माता पिता का कर्ज चुकाने में कई बार देर हो जाती है, लेकिन जिंदगी में तो कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है। कुमानो के हाथों से उसका बोर्ड छूट जाता है, जिसको अकीरा पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि मैं हूँ ना यहाँ, हम एक साथ मिलकर घर बनाएंगे। कुमानो वापस से जोश में आ जाता है। अब बस थोड़ा सा ही काम बचा था, जिसके बाद ये लोग ट्री हाउस को कंप्लीट कर लेते हैं। वो लोग बहुत खुश होते हैं और उनके ट्री हाउस में एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन अब उनके जाने का भी वक्त हो गया है। कुमानो बोलता है कि वो ये जंगल छोड़कर नहीं जाने वाला। अगर उन्हें कभी भी उसकी जरूरत हो तो बस आवाज दे देना। शिजुका ने सोचा था कि अकीरा यहाँ एक रात गुजारने की जिद करेगा, लेकिन कुमानो की बातें सुनने के बाद अब अकीरा को अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है। अब इसके बाद अकीरा उन्हें एक पतले रास्ते से अपने गांव ले जाने लगता है। इस रास्ते को हंग्री जॉर्ज कहा जाता था क्योंकि अक्सर यहाँ लोग गिर के मर जाते थे। टनल बनने से पहले अकीरा के गांव पहुँचने का बस ये इकलौता रास्ता था। इसके बाद ये सभी लोग एक पुराने पुल को पार करते हैं। अकीरा के अलावा डर के मारे सभी की हालत पतली हो गई थी। अब उन्हें इस बात पे भी पूरा यकीन हो गया था, जिस तरह अकीरा के गांव तक जाने का रास्ता है जरूर वहाँ के लोग सेफ ही होंगे। कुछ देर बाद पहाड़ से उन्हें अकीरा का गांव दिखाई देने लगता है। अकीरा वहीं से उन्हें अपना घर दिखाता है। रास्ते में अकीरा सोचने लगता है कि बड़े होने के बाद उसने कभी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि उसने कभी इन सब के बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन आज वो अपने पेरेंट्स के लिए जरूर कुछ करेगा। पर लेकिन गांव के अंदर घुसते ही वो लोग देखते हैं कि गांव तो पूरा खाली है। अकीरा को बहुत टेंशन होने लगती है और वो भागकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। घर का दरवाजा खोलते ही वो 4 बूढ़ों को पीकर नाचते हुए देखता है और सारे गांव के लोग भी उसके घर में ही बैठे हुए थे। वो बूढ़े अकीरा को पहचान लेते हैं। अपने माता पिता को सलामत देख अकीरा बहुत ही सैंटी हो जाता है और उसके दिल में जो भी था, जो वो कब से कहना चाहता था, वो अपने पेरेंट्स से कह देता है।
वो उनका शुक्रिया करता है दिन रात मेहनत करके उसे इतना काबिल बनाने के लिए। उन्होंने एक एक पैसा जमा किया ताकि उसकी पढ़ाई पूरी हो सके। लेकिन अकीरा एक अच्छा बेटा नहीं है, उसने कभी उनके लिए कुछ नहीं किया। उसने उन्हें हमेशा परेशान किया। वो बहाने बनाता था ताकि उसे अपने गाँव वापस ना आना पड़े। लेकिन आज वो अपने माता पिता से इन सभी के लिए माफी मांगता है। ये बात सुन अकीरा के फादर तेंदो उसके पास आते हैं और उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का मारते हैं और बोलते हैं कि बाहर के हालात तुमने देखे हैं कैसे हैं, और तुम यहाँ इतनी दूर बस ये बातें करने आए हो। तेंदो अकीरा के दोस्तों से कहता है, तुम सभी लोग खतरनाक रास्ते से आए हो ना, सफर में थक गए होंगे, यहाँ बहुत सारे कमरे हैं, जाके आराम कर लो। अकीरा के फादर का ऑरा देख उसके दोस्त इम्प्रेस हो जाते हैं। बाकी बूढ़े भी अपने खेतों में काम करने चले जाते हैं। अकीरा की माँ सभी के लिए बहुत बढ़िया खाना बनाती है और ये सारी सब्जियाँ उनके ही खेतों की थी। सबको उनके हाथों का खाना बहुत पसंद आता है। शिजुका उनसे पूछती है कि वो लोग पेंडेमिक में कैसे रह रहे हैं। अकीरा की माँ बताती है कि उनका गांव पहाड़ों के बीच बहुत अंदर है, इसीलिए गांव के लोग ज्यादा शहर भी नहीं जाते थे और सर्दियों में तो यहाँ के सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। वो लोग यहाँ खेती और शिकार करके आराम से रहते हैं। पेंडेमिक का इनके गांव के ऊपर कोई असर नहीं हुआ है। अब भी ट्रिक्स टनल में फंसे ज़ॉम्बीज के बारे में पूछती है। असल में शहर के कई लोग यहाँ जान बचाकर आए थे, लेकिन उनमें से कुछ इन्फेक्टेड भी निकले, जिस वजह से ज़ॉम्बी वायरस उन सभी में फैल गया था। टनल को सील करने के अलावा गांव वालों के पास कोई और चारा नहीं था, लेकिन उनमें कुछ शहर के लोग बच गए थे। और क्योंकि गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते और यहाँ कई घर भी खाली हैं, इसीलिए उन्होंने वो घर उन शहरी लोगों को दे दिया। अकीरा को याद आता है कि वो यहाँ अपने माता पिता का कर्ज चुकाने आया है और उसे एक अच्छा बेटा बन के दिखाना है। अकीरा के दोस्त उसका गांव देखने चले जाते हैं और उनको अकीरा का गांव बहुत पसंद आता है। वहाँ अकीरा अपनी माँ को बर्तन मांजने से मना करता है, ये काम वो कर देगा, और अपनी माँ के कंधे दबाने लगता है। अकीरा की माँ उसको थैंक्स बोलती है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन सफर करके वो आया है, उसे आराम करना चाहिए। जिसके बाद उसकी माँ वापस अपने काम करने लगती है। अब अकीरा के फादर वहाँ आते हैं और उसे अपने साथ खेतों में ले जाते हैं। अकीरा काम करते हुए अपने फादर से पूछता है कि वो कैसे हैं, क्या उनकी कमर में आज भी दर्द रहता है। वो बोलता है कि खेतों का काम ही ऐसा होता है, खेतों का काम बहुत ही मेहनत भरा होता है, लेकिन अब वो यहाँ आ गया है, वो उनकी हर एक काम में मदद करेगा। अकीरा के फादर कहते हैं कि गाँव के लोगों को एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए और ये बात गाँव के सभी लोग जानते हैं। यहाँ आके अकीरा ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन वो अपने माता पिता को प्राउड फील नहीं करवा पा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उनके एहसानों को कैसे चुकाए। दूसरी तरफ हम अकीरा के फादर तेंदो को देखते हैं, जिनको शायद खून की उल्टी हुई है। वो बोलते हैं कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तभी अकीरा वहाँ आ जाता है और तेंदो अपने हाथ को अकीरा से छिपाने लगता है। इसके बाद बाप बेटे वापस घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें 4 शहर से आए लड़के दिखते हैं। उनमें से एक लड़के को देख अकीरा रुक जाता है। वो शायद उस लड़के को जानता था। वो चारों उसी टनल के पास आ जाते हैं जहाँ ज़ॉम्बीज को कैद किया हुआ है। इस लड़के का नाम कांता है और इसकी जिंदगी भी बिल्कुल अकीरा जैसी थी, एकदम मीनिंगलेस। पर जहाँ अकीरा बहुत मेहनत करता था, कांता को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अपनी दादी से पैसे लेकर वो उन्हें स्मोकिंग में उड़ा दिया करता था। उसके जीने के तरीके से समाज उसे पसंद नहीं करता था। उसे अपने स्कूल के वो छुट्टियों के दिन याद आते थे जब उसे कोई काम नहीं करना पड़ता था, बस पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ खेलना कूदना। उसी दिन कांता एक गली में जाता है और वहाँ वो एक आदमी को किसी को खाते हुए देखता है। उसका सामना एक ज़ॉम्बी से हो गया था। वो बाहर जाकर देखता है तो ज़ॉम्बी पेंडेमिक शुरू हो गया था। जो लोग कांता को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उनको ज़ॉम्बी बनता हुआ देख कांता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो आजाद हो गया है, उसे काम नहीं करना पड़ेगा। अब उसका हर एक दिन समर हॉलीडे होगा। इसी तरह कांता एक शॉप पर खाना समेटने जाता है जहाँ उसे कोई हलचल सुनाई देती है। कांता घबराते हुए वहाँ जाकर देखता है, वहाँ उसके ही जैसे 3 लोग छिपके बैठे हुए थे। वहाँ उसे एक नोटबुक भी पड़ी हुई दिखती है। उस नोटबुक को उठाते हुए वो उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग कुछ मजे करना चाहते हो। जिसके बाद कांता उस नोटबुक में अपनी वो चीजें लिखने लगते हैं जो वो ज़ॉम्बी बनने से पहले करना चाहते हैं। पर ये 100 बकेट लिस्ट अकीरा की बकेट लिस्ट से बिल्कुल ही उल्टी थी। इसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई थी जैसे असली गन चलाना, डायनामाइट से कुछ उड़ाना और कुछ घिनौनी चीजें भी। यहाँ वो लोग बैठे हुए हैं जिन्हें समाज ने पसंद नहीं किया है और अब कांता
कहता है कि अब हमारी बारी है। अगले दिन अकीरा शहर से आए लोगों से मिलता है, जिनमें से एक हेयर स्टाइलिस्ट भी थी, और वो अकीरा के बालों में एक्स्ट्रा बाल लगा के उसे एक नया हेयर स्टाइल दे देती है और अकीरा की लिस्ट में एक और विश पूरी हो जाती है। अब जिस लड़की के होठों के नीचे तिल था वो एक कॉलेज में प्रोफेसर है और दूसरी लड़की मेकअप आर्टिस्ट है और उसने फिल्मों में भी काम किया है। उसने उस मूवी में भी काम किया है जिसको अकीरा कहानी की शुरुआत में देख रहा था। वो बताती है कि वो लोग इस मूवी के सीक्वल पे काम कर रहे थे और तभी ये पैंडेमिक शुरू हो गया। सेट पर असली ज़ॉम्बी कब आ गया इन लोगों को पता ही नहीं चला। काफी चीजें सहने के बाद ये लोग किसी तरह इस गांव में आए और यहाँ के लोगों ने इनका खुले दिल से स्वागत किया और ये चाहती हैं कि ये इस गांव में हमेशा के लिए रह सके। दूसरी तरफ हम शिजुका को देखते हैं जो चूल्हा जलाना सीख रही थी। अब इन्हें वैसे भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के जीना होगा और शिजुका गांव की लाइफस्टाइल को देखकर काफी इम्प्रेस होती है। अब अचानक ही एक बूढ़ा आदमी शिजुका को पीछे से पकड़ लेता है। फिर वो दादी उस बुढ़े को घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद वो दादी शिजुका को बताती है जब से उस बुढ़े की बीवी मरी है तब से वो पागल हो गया है और उसने शिजुका को ही अपनी बीवी समझ लिया था। कोई भी इस बात पे यकीन नहीं करेगा। ये बूढ़ा उनके गांव का सबसे कमाल का हंटर हुआ करता था। अब तभी वहाँ एक आदमी उस दादी से पट्टी या कपड़ा लेने आता है। काम करते दौरान उसका हाथ जख्मी हो गया था। शिजुका उन्हें पट्टी बांधने का सही तरीका बताने लगती है। वो लोग शिजुका को डॉक्टर समझ लेते हैं। फिर क्या, गाँव के सभी बूढ़े उसके पास अपनी परेशानियां लेकर आने लगते हैं। दूसरी तरफ केंचो को गांव में नेचुरल खाद देखने को मिलती है जिसको जानवरों के वेस्ट से बनाया जाता है और केमिकल फर्टिलाइजर के मुकाबले ये उन्हें अच्छी फसल देती है। वो बूढ़ा तो केंचो को इसमें डुबकी लगाने के लिए भी कहता है, ये बोलकर कि इसमें डुबकी लगाने वाले की जिंदगी काफी लंबी जाती है। अब तभी केंचो वहाँ एक बच्ची को देखता है जो काफी मायूस बैठी हुई थी। वो बूढ़ा बताता है कि ये लड़की भी शहर से बचकर यहाँ आई है, पर लेकिन उसने इस पेंडेमिक में अपने माँ बाप को खो दिया है और परिवार के नाम पर अब उसके पास उसका बस ये कुत्ता ही है। केंचो उसका मूड ठीक करने के लिए उससे बात करने लगता है और उसके सामने जगलिंग करने लगता है। वो उसे बताता है कि वो एक कॉमेडियन बनना चाहता है और जब वो जगलिंग में माहिर हो जाएगा तब वो बिना कपड़ों के इसे इतनी तेज करेगा कि कोई इसके आर पार देख ही ना पाए। वो लड़की पूछती है कि तुम आखिर मुझसे बात ही क्यों कर रहे हो, जिस पर केंचो बोलता है कि लड़कियों को देखकर हेलो बोलना तो तमीज ही है, भले ही वो एक बच्ची हो या एक जवान औरत। केंचो की फ्लर्टिंग देख वो उसे वियर्डो बोलती है और उसकी बात पर हंस देती है। वो लड़की केंचो को अपना नाम अंजू बताती है और उसके कुत्ते का नाम चारो था। इसके बाद हम बीट्रिक्स को देखते हैं जो गांव के वाटर व्हील्स को देख रही थी। इन्हीं व्हील से ही गांव में बिजली जनरेट की जाती है जो कि नदी के बहाव की वजह से चलते हैं। अब उन्हें जंगल से ज़ॉम्बी जानवरों से भी खतरा था, इसीलिए उन्होंने बिजली के फैंस लगाए हुए हैं। इनमें बहुत ही मामूली सा करंट है जिससे किसी को खतरा नहीं और इसी के पास में ही एक मीटर लगा हुआ था जिससे फैंस के वोल्टेज को कम ज्यादा किया जा सकता है। हम देखते हैं कि वो शहर से आई लड़कियां अभी भी अकीरा के घर बैठी हुई हैं और वो बताती हैं कि उन्होंने इस गांव से बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पे हर एक काम में समय लगता है, एक दूसरे की मदद के बिना यहाँ सरवाइव नहीं किया जा सकता। फिर भी यहाँ सभी हंसी खुशी मिलकर काम करते हैं। अकीरा दिन भर खेत में काम करता है और केंचो शाम में उससे मिलने आता है। तभी वो दोनों ही कांता को वहाँ से गुजरते हुए देखते हैं। केंचो कांता को हाय करता है, कांता भी उनकी तरफ देखता है और अकीरा को देख गुस्सा हो जाता है और मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अकीरा केंचो से पूछता है कि तुम उसे कैसे जानते हो। केंचो उसे याद दिलाता है कि ये तो हमारे ही कॉलेज में पढ़ा करता था, लेकिन उसने 6 महीनों बाद ही कॉलेज आना बंद कर दिया था। हमें पता चलता है कि कांता अकीरा से नफरत करता है क्योंकि वो पूरे टाइम कॉलेज में मस्ती किया करता था। रात में अकीरा अपने पिता के साथ ड्रिंक पीने के बहाने बैठता है और वो वहाँ नोटिस करता है कि उसके पिता काफी कमजोर हो गए हैं, उनका शरीर पहले से पतला हो गया है। अकीरा अपने पिता को बताता है कि जब वो छोटा था तो शहर के सपने देखा करता था, लेकिन यहाँ गाँव वापस आने के बाद उसे गाँव की जिंदगी भी
बुरी नहीं लग रही है। अकीरा अपने पिता से कहना चाहता था कि वो उनकी मदद के लिए यहाँ रुकने की सोच रहा है, लेकिन उसकी बात बीच में से ही काटते हुए तेंदो बोलते हैं, हर किसी को अपने सपने का पीछा करना चाहिए। इंसान को जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा सपना देखना चाहिए। लेकिन अकीरा ने तो सोचा था कि वो अपने पेरेंट्स का कर्ज चुकाएगा। अब अकीरा अपने पिता से पूछता है कि वो बचपन में क्या बनना चाहते थे। तेंदो आसमान में देखते हुए बोलते हैं कि उनकी ये दुनिया बहुत ही छोटी है और वो इस दुनिया को अंतरिक्ष से देखना चाहते थे। तेंदो का सपना एक एस्ट्रोनॉट बनने का था। तेंदो हमेशा से एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे, लेकिन वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे तो ऐसा कभी हो नहीं सका और दोनों बाप बेटे हंसने लगते हैं। तेंदो अपने बेटे से कहता है कि जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा सपना देखना, और इस बात से अलग वो अकीरा से बोलते हैं कि उन्हें उसकी नई हेयर स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं आई। दोनों के बीच काफी मजेदार बातें होती है और इसी के साथ अकीरा की लिस्ट से एक और लाइन कंप्लीट हो जाती है। अब रात के समय कांता और उसके दोस्त बुलडोजर की चाबी चुरा लेते हैं और वो लड़की फेंसिस का वोल्टेज हाई करके उस मीटर को तोड़ देती है। फिर ये लोग टनल के पास जाते हैं और रास्ते से बुलडोजर को हटा देते हैं, जिससे ज़ॉम्बीज आजाद हो जाते हैं और गांव की तरफ आने लगते हैं। हम कांता की बकेट लिस्ट में एक लाइन देखते हैं, उन सभी को ज़ॉम्बीज बना दो जिन्हें तुम पसंद नहीं करते। अब गांव में एक एक करके सभी को पता चलने लगता है कि ज़ॉम्बीज गांव में आ रहे हैं। अकीरा बाहर निकलकर देखता है कि गांव में तो उथल पुथल मच चुकी है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज गांव के अंदर घुस आए हैं। तेंदो अकीरा को उसके दोस्तों की मदद करने के लिए कहता है, इधर वो संभाल लेगा। उन ज़ॉम्बीज के बीच कांता भी अपने साथियों के साथ था और गांव वालों को यूं ऐसे भागता देख उसे बहुत ही मजा आ रहा था। शिजुका पर कुछ ज़ॉम्बीज हमला करने वाले थे, लेकिन उसी के मरीज उसे बचा लेते हैं। गांव के शिकारी कुछ ज़ॉम्बीज को मार देते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद भी तो बहुत थी, इसीलिए वो भी अंदर जाके छिप जाते हैं। तब कांता डायनामाइट से गांव वालों के घर उड़ाने लगता है। इस तरह कांता भी अपनी लिस्ट को पूरी कर रहा था। दूसरी तरफ केंचो अंजू को लेकर भाग रहा था और उनके पीछे कुछ ज़ॉम्बीज पड़े हुए थे, जिनको बीट्रिक्स आकर मार देती है। ये सभी लोग फेंसिस के पास आके मिलते हैं। इन लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं था। शिजुका सभी गांव वालों को ब्रिज के पास ले जाने के लिए कहती है, पर केंचो कहता है कि पूरा गांव तो इन फेंस से घिरा हुआ है जिनके अंदर बिजलियां दौड़ती हैं। बीट्रिक्स बताती है कि ये बस ज़ॉम्बीज को दूर रखने के लिए है, इंसानों को इससे कोई भी खतरा नहीं है। केंचो फेंस को छूकर देखता है और उसे चिपक ही जाता है। तब शिजुका केंचो को लकड़ी के डंडे से छुड़ाती है। बीट्रिक्स को पता चलता है कि किसी ने वोल्टेज बढ़ाकर सर्किट को तोड़ दिया है और जो फेंस गांव की रक्षा करता था अब वो उनके लिए ही मुसीबत बन गया है। अब तभी कांता बुलडोजर लेकर उनके पास आ जाता है। केंचो समझ जाता है कि इन सबके पीछे इन लोगों का ही हाथ है। अकीरा उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। कांता बोलता है कि एक न एक दिन तो सबको ज़ॉम्बीज बनना है, इसीलिए वो ज़ॉम्बी बनने से पहले अपनी हर एक विश पूरी करना चाहता है। अकीरा देखता है कि कांता ने भी उसकी तरह बकेट लिस्ट बनाई है। कांता बोलता है कि क्या कोइंसिडेंस है। अब कांता की लिस्ट में था कि वो अकीरा को अपनी आंखों के सामने ज़ॉम्बी बनता देखना चाहता है। केंचो गुस्से में उससे पूछता है कि आखिर अकीरा ने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है। कांता बोलता है कि उसे कॉलेज के पहले दिन से ही अकीरा से नफरत थी। वो जब देखो खुश रहता था, खिलखिलाता रहता था, हर दिन को वो मजे के साथ जिया करता था। वो देख के कांता को उससे जलन होती थी। अब कांता बोलता है कि मैं तुम्हारी ही तरह अपनी लाइफ मजे में उड़ा रहा हूँ, तो इसमें क्या दिक्कत है। अकीरा बोलता है कि सबके पास एक ही जिंदगी होती है, इसीलिए अपनी लाइफ में वो सब करो जो तुम करना चाहते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। अकीरा भी अपनी लाइफ को अपनी तरह से जी रहा है, लेकिन उसने कभी भी दूसरों को मुसीबत में नहीं डाला है और अब कांता की वजह से गांव के सभी लोग खतरे में हैं। इसीलिए उन दोनों की बकेट लिस्ट में बहुत ही ज्यादा फर्क है। अकीरा ने अभी तक अपने माता पिता का एहसान नहीं चुकाया है। वो अपनी डायरी में एक और चीज लिख देता है। कांता बोलता है कि चलो देखते हैं अकीरा किसकी लिस्ट पहले पूरी होती है। कांता अकीरा को ज़ॉम्बी बनता हुआ देखना चाहता था और वहीं अकीरा अपने पेरेंट्स को बचाना चाहता था। अब ज़ॉम्बीज इनके काफी करीब आ गए थे, इन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। अंजू देखती है कि उसका कुत्ता गायब हो गया है। बीट्रिक्स उस वाटर व्हील को बंद करने चली जाती है जो बिजली जनरेट कर रहा है। अकीरा अपने पेरेंट्स को सेव करने के लिए उनके
के पास जाता है। शिजुका गांव वालों को इकट्ठा करने जाती है ताकि जब फैंस में से करंट बंद हो तो यहाँ से इवैक्यूएट किया जा सके। केंचो अंजू को भागता हुआ देखता है तो वो उसे सेव करने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। केंचो अकीरा से वादा करता है कि वो लोग इस प्रॉब्लम से जिंदा वापस आएंगे। कांता भी अपने दोस्तों को पूरी आजादी दे देता है उन्हें जो भी करना है। अकीरा के पेरेंट्स और वो लड़कियां एक ही जगह छिपे हुए थे और उनके घर को चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था। दूसरी तरफ अंजू को अपना डॉग मुर्गी फार्म में कुछ गलत करते हुए मिल जाता है और तभी केंचो पीछे से आकर अंजू का मुंह बंद कर देता है, वो ज़ॉम्बीज़ की नजर में ना जाए। इसीलिए केंचो दरवाजे को भी बंद कर देता है, पर यहाँ भी ज्यादा देर रुकना सेफ नहीं था, इसीलिए वो अंजू को लेकर छत पर आ जाता है। पर तभी वहाँ उन्हीं की से कांता का एक साथी आ जाता है। इसका नाम कुरासुगी है और वो केंचो को नीचे गिराने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ बीट्रिक्स उस वाटर व्हील के पास पहुंचने ही वाली थी, पर तभी उसी के सामने तनका की दूसरी साथी तोका आ जाती है। वो बीट्रिक्स पे हमला करके उसके सभी हथियारों को तोड़ देती है। तोका बीट्रिक्स को बताती है कि वो अपने कॉलेज टाइम में नेशनल तलवारबाज रह चुकी है, वो उसका सामना इन पुराने हथियारों से तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी। बीट्रिक्स भी उसको जवाब देने के लिए अपनी कटाना बाहर निकाल लेती है। दूसरी तरफ शिजुका सभी गांव वालों को भागने का प्लान बताती है, लेकिन वो बोलते हैं कि अब तो वो ठीक से चल भी नहीं सकते हैं, अब उनकी जिंदगी ज्यादा बची भी नहीं है। वो शिजुका को उनकी परवाह छोड़ अपनी जान बचाने के लिए कहते हैं, पर शिजुका उन्हें यूं हार मानने से मना कर रही थी। अब कुछ ज़ॉम्बीज़ उस झोपड़ी में घुसने की कोशिश कर रहे थे। शिजुका उन्हें आवाज देकर अपने पीछे लगा लेती है। इस बार उसने रिस्क के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उसको लगता है कि ये उन दोनों गधों के साथ रहने का असर हो रहा है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज़ अब अकीरा का घर तोड़ने लगते हैं उसके अंदर घुसने के लिए, और तभी अकीरा वहां आ जाता है और हल से उन ज़ॉम्बीज़ को दूर करने लगता है। वो अपने माता पिता से बोलता है कि वो आज तक उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए वो कहता है कि वो कभी उनके लिए ज्यादा पैसे नहीं भेज पाया, वो कभी उन्हें बाहर घुमाने भी नहीं लेके गया, यहाँ तक कि वो अब तक एक लड़की भी नहीं ढूंढ पाया है शादी के लिए। वो बोलता है कि वो उन्हें उनके जिंदा रहते उन्हें सारे सुख देना चाहता है और इसके लिए वो अपनी पूरी मेहनत करेगा। अकीरा की बातें सुन के तेंदो अकीरा को अंदर खींच लेते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम हमारे एहसान चुकाना चाहते हो तो हम दोनों से पहले मत मरना। जिसके बाद वो दरवाजा बंद करके अकीरा को अपनी माँ का ख्याल रखने को कहते हैं। अब हमें कुरासुगी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। वो बताता है कि वो अपना पूरा समय बार और इंटरनेट कैफेस में ही बिताता था, क्योंकि शादी के बाद उसे जो प्यार मिलना चाहिए था उसे वो अपनी पत्नी से मिला ही नहीं। उसकी अपनी बीवी से हफ्ते में बस एक बार ही बात होती थी और उसमें भी उनके झगड़े होते थे। अब उसके अंदर वो हिम्मत बची ही नहीं थी कि वो अपने रिश्ते को ठीक कर सके। अपने परिवार के लिए उसके अंदर बचा ही नहीं था। इसके बाद वो अपनी बीवी को गालियां देने लगता है। दूसरी तरफ हम शिजुका को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए खेतों में छिप गई थी और अतेनबू शिजुका का पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाता है। उसे अपनी विश को पूरी करना था, जो कि एक लड़की को बहुत ही गहराई तक किस करना है, और अतेनबू की तो यहाँ लॉटरी ही लग जाती है। उसकी इस विश को पूरी करने के लिए उसे बहुत खूबसूरत लड़की मिल जाती है। शिजुका ये कहकर वहाँ से भागने लगती है कि इससे अच्छा तो वो ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन जाए। अतेनबू कहता है कि उसकी किस्मत हमेशा से ही खराब रही है, उसे ना तो कभी कोई लड़की मिली और ना ही जिंदगी में कभी पैसा, लेकिन आज वो अपनी सभी इच्छाओं को पूरी करेगा। जिसके बाद हम अतेनबू की बैक स्टोरी देखते हैं। उसे एक रेस्टोरेंट में शेफ की जॉब मिली थी, लेकिन वो बहुत ही लापरवाह था, चीजों को भूल जाया करता था, लेकिन अपनी गलतियां मानने की बजाय वो दूसरों को दोषी ठहराता था और अपनी किस्मत को कोसता रहता था। एक बार तो उसकी लापरवाही की वजह से सिगरेट पीकर उसे ना बुझाकर फेंकने की वजह से पूरे रेस्टोरेंट में ही आग लग जाती है। इसके बाद भी वो अपनी गलती नहीं मानता और किस्मत को कोसता है। इधर बेट्रिक्स और तोका में लड़ाई हो रही थी और बीट्रिक्स उसके सामने कमजोर पड़ रही थी। चैनसो की आवाज की वजह से वहाँ ज़ॉम्बीज़ भी आने लगते हैं, इसीलिए तोका इस खेल को जल्दी खत्म करने का फैसला करती है। बीट्रिक्स उससे पूछती है कि आखिर वो इतना बुरा काम क्यों कर रही है, जिस पर तोका गुस्से में बोलती है कि वो हमेशा सही काम करती है और हमेशा बाकी सब लोग गलत होते हैं। तोका असल में बहुत ही कंप्लेन करने वाली औरत है।
जिसको हर एक काम में प्रॉब्लम होती है। उसकी नजरों में वो सही और बाकी सब लोग उसे गलत लगते थे, इसीलिए किसी को भी उसके साथ काम करना पसंद नहीं था। इधर कुरासुगी अपने आप को विक्टिम बता रहा था, जबकि हमें पता चलता है कि जब उसकी वाइफ ने उसके बच्चे को जन्म दिया था तब वो उसके पास नहीं था, यहाँ तक कि उसने कॉल भी नहीं किया था। वो कहता है कि मैं क्या करता, मैं ऑफिस में बिजी था। अब केंचो को उस पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि कभी कुरासुगी ने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले ही नहीं। न उसने कभी अपनी वाइफ को वैलेंटाइन डे पे विश किया और न ही उसने उसे कभी थैंक यू बोला उसके घर को संभालने के लिए। उसने कभी अपनी वाइफ के लिए आगे से कुछ किया ही नहीं और सोचता रहा कि वो उसका ख्याल क्यों नहीं रखती है। उन दोनों के बीच दूरियां कुरासुगी की वजह से ही आई थी। कुरासुगी को गुस्सा आ जाता है और वो केंचो को पीछे धक्का मारने लगता है। केंचो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम भी मेरे साथ जाओगे, जिसके बाद दोनों ही ज़ॉम्बीज़ के बीच गिर जाते हैं। केंचो सोचता है कि हम नहीं जानते कि ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ अट्रैक्ट कैसे होते हैं। वो दिमाग लगाता है, वो अपने सारे कपड़े उतार कर उस खाद में कूद जाता है, जिससे उसकी ह्यूमन स्मेल भी खत्म हो जाती है। कुरासुगी ज़ॉम्बी से बचकर भागने लगता है और सीधा फैन से जा टकराता है। इसके बाद केंचो उस गोबर के गड्ढे से बाहर निकलता है और स्टाइल मारने लगता है कि ज़ॉम्बी बनने से तो बेहतर ही है ना। अंजू उससे कहती है कि मेरे पास मत आना जब तक तुम नहा ना लो। दूसरी तरफ उस बुढ़े को होश आता है और वो अपनी वाइफ के बारे में पूछता है। गांव वाले बताते हैं कि शिजुका ने उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी है। तो वो बुढ़ा ही को बोलता है कि तो तुम यूं हाथ में हाथ रखे कैसे बैठे हो। वो बुढ़े बोलते हैं कि अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, हम तो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। ही को कहता है कि आज तक कभी भी कोई चीज हमारे हिसाब से हुई है। वो उन सभी को मोटिवेट करता है और कहता है कि ये ज़ॉम्बीज़ भी हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे। इधर शिजुका उस मोटे को समझाने की कोशिश करती है कि वो बस हमेशा अपने बारे में सोचता है, इसीलिए उसके साथ बुरा होता है, जबकि उसे अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अनजान लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, तभी उसकी किस्मत अच्छी होगी। उसकी मोटी बुद्धि में कुछ भी नहीं जाता और वो गन पॉइंट पर शिजुका के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी एक गोली चलती है और उसके हाथों से वो गन छूट जाती है। ये गोली गांव के बेस्ट हंटर हिको ने चलाई थी। अतेन्बो फिर भी हार नहीं मानता और शिजुका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब गांव वाले मिलकर उसका ढोल बजा देते हैं। वो अतेन्बो इसे भी अपनी बुरी किस्मत ही समझ रहा था, जबकि शिजुका ने इन सब की मदद की थी और इसीलिए ये आज उसकी मदद कर रहे हैं। इधर बीट्रिक्स वाटर व्हील को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ जाती है और ज़ॉम्बीज़ भी उसके पीछे आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो व्हील ही टूट जाता है। बीट्रिक्स ने ज़ॉम्बीज़ का इस्तेमाल करके अपना काम कर दिया और ये तरीका तुको को बिल्कुल ही गलत लगता है। बीट्रिक्स उससे कहती है कि किसी भी काम को करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं और हर कोई अपना काम अपनी तरह से करना जानता है, इसीलिए उन पर अपनी सोच थोपने से पहले उसे ये देखना चाहिए कि शायद वो भी गलत हो सकती है। बीट्रिक्स उस व्हील को लुढ़काते हुए वहाँ से चली जाती है और तौका को ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं। दूसरी तरफ अकीरा के पापा ज़ॉम्बीज़ से अकेले लड़ रहे थे। वो अकीरा को बाहर निकलने से साफ मना कर देता है, इससे दूसरों की जान को भी खतरा होगा। तेंदो यहाँ के बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर देते हैं और अब बस यहाँ 3 ज़ॉम्बीज़ ही बचे थे। लेकिन तभी उनके शरीर में कुछ होता है और वो घुटनों पर आ जाते हैं। तेंदो ज़ॉम्बीज़ का शिकार बनने ही वाला था, लेकिन तभी कांता वहाँ आकर उसके फादर को बचा लेता है। अकीरा उससे पूछता है कि वो उनकी मदद क्यों कर रहा है। कांता जानता है कि अकीरा इतनी आसानी से ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। वो अकीरा के फादर को हॉस्टेज बनाता है और अकीरा को खुद ही ज़ॉम्बी बनने के लिए कहता है, नहीं तो वो उसके डैड को ज़ॉम्बीज़ के बीच फेंक देगा। अकीरा को अपने माता पिता के लिए कुछ करना था ना, यही उसके लिए वो मौका है। हमें कांता की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था, सबकी ही तरह उसके भी दोस्त हुआ करते थे और वो छुट्टियों में पूल में नहाने जाया करते थे। लेकिन जब वो मिडिल स्कूल में आया, वहाँ वो एक भी दोस्त नहीं बना पाया, क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन था और ज्यादा हंस बोल नहीं पाता था। पूरी स्कूल लाइफ में उसने किसी से बात नहीं की और सारा समय अकेलेपन में ही बिताया। अपने आप को बदलने के लिए कांता ने बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि उसने पर्सनल डेवलपमेंट क्लासेस भी ली, पर उन सभी का कोई भी फायदा नहीं हुआ। लोगों का ओपिनियन उसके बारे में तब भी सेम ही था। और एक दिन जब वो गुजर रहा था, वो अकीरा को देखता है, जिसको किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं थी और वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था। अकीरा को देख कांता को बहुत ही जलन होने लगती है और
इसीलिए कांता अकीरा से बहुत ही नफरत करता है। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। कांता अकीरा को वापस से धमकी देता है। अकीरा को समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। उसके फादर भी उसे गेट खोलने से साफ मना कर देते हैं कि अगर उसने दरवाजा खोला और अपनी माँ और बाकी सबको खतरे में डाला, उनका रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। तेंदो अकीरा को उसकी परवाह करने से मना करता है और वैसे भी अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ये सुन अकीरा कुछ समझ नहीं पाता। उसके फादर को कोई बीमारी हो गई है और डॉक्टर और दवाई ना होने की वजह से उनका इलाज भी नहीं हो सकता। अकीरा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे कर्ज चुकाने का मौका मिला ही नहीं। उसके फादर कहते हैं कि लोगों की मदद करो, दुनिया के लिए जो हो सके वो करो। जब वो स्वर्ग से ये सब देखेंगे तब उन्हें उस पर बहुत ही गर्व होगा। ऐसे वो उनके मरने के बाद भी कर्ज चुका सकता है। अकीरा को वो सारे अच्छे पल याद आने लगते हैं जो उसने गांव में आके जिए हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अकीरा ने घर का दरवाजा खोल दिया है और तीनों ज़ॉम्बीज़ घर के अंदर घुस आते हैं। अंदर से अकीरा के चिल्लाने की आवाज आती है और फिर कुछ देर बाद अकीरा ज़ॉम्बी बन के बाहर निकलता है। ये देख कांता की खुशी का ठिकाना नहीं था। जिस बंदे को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था, जिसकी मुस्कान देखकर उसे चिढ़ होती थी, वो आखिर ज़ॉम्बी बन गया है और अब वो कभी मुस्कुरा नहीं पाएगा। अकीरा बुलडोजर के पास आ गया था। अब वो कांता को पकड़कर नीचे खींच देता है। कांता को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। अब कहानी थोड़े वक्त पहले जाती है जब अकीरा सभी को वो अपना डेंजरस प्लान बताता है। जो लड़की फिल्मों में मेकअप करती थी वो अकीरा का भी मेकअप करती है और उसे एकदम ज़ॉम्बी जैसा बना देती है। इसके साथ अकीरा का कॉस्प्ले करने वाला ड्रीम भी पूरा हो जाता है। अब अकीरा गेट खोलकर तीनों ज़ॉम्बीज़ को अंदर आने देता है और नकली की चिल्लाने की एक्टिंग करता है। पीछे से लड़कियां उन ज़ॉम्बीज़ को मार देती हैं, जिसके बाद अकीरा ज़ॉम्बी बनने का नाटक कर बाहर आता है। अब अकीरा कांता से पूछता है कि आखिर उसे इन सब से मिलेगा क्या, जिस पर वो बोलता है कि उसे भी अकीरा की तरह मजे करने थे, लेकिन क्या वो जिंदगी में एक बार भी खुश नहीं हो सकता है। अकीरा उससे पूछता है कि अगर तुम सच में यही करना चाहते थे तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है। अब कांता सोच में पड़ जाता है कि क्या वो सच में यही सब करना चाहता था। और तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर कांता को काट लेता है। कांता उसे लात मार मार के मार देता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। कांता भी इन्फेक्टेड हो गया था। कांता वहाँ रोने लगता है। इन लोगों को भी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ज़ॉम्बीज़ उन्हीं की तरफ आ रहे थे। पर अकीरा कांता से पूछता है कि वो अपनी असली बकेट लिस्ट में क्या लिखता, ऐसा क्या है जो वो सच में करना चाहता था। कांता जो सच में करना चाहता था वो है अपने दोस्तों के साथ पूल में मजे करना। अकीरा बोलता है कि अगर बात इतनी सी थी तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। हमें पता चलता है कि उस दिन जब अकीरा अपने दोस्तों से बात कर रहा था तभी कांता के पेट में गुड़गुड़ होती है और सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। अकीरा कांता को उनके साथ लंच करने के लिए इनवाइट करता है और उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन कांता शर्म के मारे वहाँ से भाग गया था। पर अगर कांता उस दिन थोड़ी हिम्मत कर देता तो आज उसकी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अकीरा उसके गले लगकर बोलता है कि अगर वो कभी ज़ॉम्बी बन गया तो वो उसके साथ पूल में जरूर जाएगा। कांता अब जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ भी उनके करीब आते जा रहे थे। इसीलिए कांता अकीरा को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। कांता को पछतावा हो रहा था। उसे अपने वो दिन याद आ रहे थे। आखिरी पलों में वो अकीरा को पूल में महसूस करता है और उस नदी में छलांग लगा देता है। दूसरी तरफ सभी लोग फेंस तक तो पहुँच गए थे, लेकिन गाँव वालों के लिए इनको पार करके जाना भी मुश्किल है। तभी बीट्रिक्स वहाँ आती है जो इस चरखे को रोक नहीं पा रही है। वो उस व्हील को उन फैंस से टकरा कर रास्ता बना देती है और सभी लोग ज़ॉम्बी से बचकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन आगे जाके उन्हें देखने को मिलता है कि ब्रिज तो टूट गया है। यहाँ से निकलने का ये इकलौता एक रास्ता था और अब ज़ॉम्बीज़ भी उनके करीब आने लगे हैं। तभी कुमानो वहाँ आता है और उनकी तरफ ब्रिज फेंक देता है। कुमानो ज़ॉम्बीज़ की आवाज सुनकर इसी तरफ आया था और उसने देखा कि ब्रिज तो टूट गया है, जिसके बाद उसने जल्दी से नया पुल बना दिया। अब अकीरा और केंचो जल्दी से पुल की रस्सी को बांध देते हैं और सभी गांव वाले ब्रिज को पार कर लेते हैं। दूसरी तरफ केंचो और अकीरा ही रह गए थे। केंचो और अकीरा मुस्कुराते हुए पुल की रस्सी को लेकर खाई में कूद जाते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ पुल को पार करके यहाँ ना आ सके। दोनों ही पहाड़ी से जोर से जाके लगते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल लिया था। ऊपर चढ़ते हुए अकीरा केंचो को
को भी बताता है कि कांता को बस एक दोस्त चाहिए था, जिस पर केंचो भी उसे बेवकूफ कहता है। अकीरा कहता है कि जब वो उस कंपनी में काम कर रहा था उसने भी खुद को खो दिया था, उसका भी हर एक दिन नर्क जैसा होता था। हो सकता था कि वो भी कांता की तरह एक डार्क बकेट लिस्ट बना ले। इसीलिए इतना कुछ होने के बाद भी अकीरा को कांता से कोई शिकायत नहीं है। इसके बाद तेंदो अकीरा से कहते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया, उसकी वजह से वो सभी लोग जिंदा हैं और उसे अपने बेटे पे बहुत गर्व है। ये सुन अकीरा बहुत खुश होता है और अकीरा की पेरेंट्स का कर्ज चुकाने वाली लाइन भी उसकी बकेट लिस्ट से पूरी होती है। कुछ दिनों बाद गांव के ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट कर वो लोग वापस से टनल में कैद कर देते हैं और वापस से अपने गांव को सुधारने में लग जाते हैं। कुमानो भी इसमें उनकी मदद कर रहा था और उनका गांव बहुत जल्द वापस पहले जैसा हो जाएगा। वो दादी शिजुका को शुक्रिया कहती है उन बूढ़ों का इतना ख्याल रखने के लिए। दूसरी तरफ अंजू भी केंचो के साथ मिलकर फैंस को ठीक कर रही थी। अंजू को इतना जोश में देख केंचो भी हैरान होता है कि वो कितना बदल गई है। वो कहती है कि वो ज़ॉम्बीज़ की वजह से कब तक रोती रहेगी। वो इन सब से आगे बढ़ गई है क्योंकि एक हंसमुख लड़के ने उसके चेहरे पे मुस्कान वापस ला दी है। वो केंचो को स्टैंड अप कॉमेडियन कहते हुए उसका थैंक यू करती है और ऐसे केंचो की भी स्टैंड अप कॉमेडियन बनने वाली विश पूरी हो जाती है। अब तक रात हो चुकी थी। अकीरा अपने पिता के पास बैठा हुआ था। उसकी माँ उसे बताती है कि अकीरा के शहर जाने के बाद उसके पापा उसके लिए हमेशा परेशान होया करते थे। हर दूसरे दिन वो अकीरा की खबर पूछते थे। अकीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता था कि उसके पिता बहुत ही खड़ूस हैं। शिजुका, केंचो और बीट्रिक्स भी यहाँ आ चुके थे। अकीरा अपने फादर से रोते हुए प्रॉमिस करता है कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो अपनी माँ का ख्याल रखेगा और अपने इस गांव को भी हमेशा बचाएगा। अब अकीरा अपनी माँ से पूछता है कि उसके पिता को कौन सी बीमारी हुई है और अकीरा को पता चलता है कि उसके पिता को तो बस बवासीर हुआ है, इसीलिए उन्हें खड़े होने में और बैठने में दिक्कत होती है। ये बीमारी जानलेवा नहीं है, ये खुद भी ठीक हो जाती है। अब अकीरा को काफी राहत मिलती है और उसे अपने पिता की वो बड़े सपने देखने वाली बात याद आती है। अकीरा फैसला कर लेता है और सबको बताता है कि वो लोग पूरे जापान में घूमेंगे और इस ज़ॉम्बी वायरस की वैक्सीन ढूंढेंगे। दुनिया को ज़ॉम्बीज़ से बचाने के बाद वो अपने पिता का इलाज करवाएगा। तेंदो को भी अकीरा का ये सपना बहुत अच्छा लगता है। अकीरा इसे अपनी बकेट लिस्ट में लिख लेता है। केंचो भी उस बकेट लिस्ट में लिखता है कि वो जितने हो सके उतने चेहरों पर वापस से स्माइल लाना चाहता है। शिजुका भी लिखती है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है और बीट्रिक्स जापान की खूबसूरती वापस लाना चाहती थी। ऐसी ही मजेदार विशेष वो लोग उस बकेट लिस्ट में लिखते हैं और लिस्ट 86 तक पहुंच जाती है। अगली सुबह इन लोगों के जाने का वक्त हो गया था। गांव वाले शिजुका को गुड बाय बोलते हैं। हिको भी उसे आकेमी समझकर कहता है कि वो उसका इंतजार करेगा। शिजुका उससे बोलती है कि वो उसकी आकेमी नहीं शिजुका है। अंजू भी केंचो के जाने की वजह से रो रही थी, लेकिन वो उसको मुस्कुराते हुए गुड बाय कहती है और बोलती है कि वापस आने के बाद मुझे और भी मजेदार चीजें दिखाना। अकीरा की माँ ने भी सफर में उनके लिए ढेर सारा खाना पैक कर दिया था। अकीरा के पिता उससे कहते हैं कि यहाँ का ख्याल वो रख लेगा और इस तरह जापान को बचाने का इनका नया सफर शुरू होता है। हम देखते हैं कि इन लोगों की ही तरह इस पेंडेमिक में कई लोग जिंदा हैं और किसी तरह अपने तरीके से सरवाइव कर रहे हैं और अकीरा और उसकी टोली भी देश के कई जगह घूमते हैं और रास्ते में बहुत मजे करते हैं और आखिर में ये लोग जापान के आखिरी शहर होकाइडो पहुंच जाते हैं। इसी तरह इस एनिमे का पहला सीजन खत्म होता है। आपको इस एनिमे की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए ये एनिमे खत्म हो गया है जब तक इसका अगला सीजन नहीं आता, यानी कि इसका पार्ट 2 तो आना मुश्किल है।